हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो लैब वेरी वेरी गुड। वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन जहां आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर योर सितंबर 25 एग्जामिनेशंस। यस, आईसीएआई ने लॉन्च कर दिया आरटीपी और फटाफट से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। कहां से सर? हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं? मैं आज आपके लिए लेके आया हूं हमारे हैंड रिटन सोल्यूशंस फॉर योर आरटीपी, जो लास्ट 2-3 टर्म्स में सारे एमटीपी एंड आरटीपी के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। वो मैं आज भी करके लेके आया हूँ और वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फटाफट से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ, कम ऑन गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरी बुक एफ एम डाइजेस्ट बुक अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक है, उसको आप भर दो। ये बुक आपको आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा फॉर फ्री। यस सर, फ्री में आपको एफ एम डाइजेस्ट और सिमिलरली मेरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एस एम डाइजेस्ट का किताब है। दोनों बुक्स का नीचे लिंक है, आप उसको भर दो, आपके घर तक बुक डिलीवर हो जाएगा फॉर फ्री। लिमिटेड बुक्स बाकी है, जो मैंने एक वीडियो में कहा था कि हम फ्री बुक्स दे रहे हैं, तो लिमिटेड बुक्स के बाकी है और फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस कर लो। कैसा रहा सर हमारा रिस्पांस? हमारे वीडियोस का, यूट्यूब रिवीजन वीडियोस का कैसा रिस्पांस है वो भी मैंने बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हो। साथ साथ बुक का भी कैसा रिस्पांस है वो सब भी आप फटाफट से चेक कर सकते हो, सारी टेस्टिमोनी दी हुई है। ठीक है ना? कैसा दिखेगा सर किताब? हमारा किताब इस तरीके से है, हमारा हैंड रिटन नोट्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना? समझ में आ रही है क्या? येस और नो बोलो। हाँ सर। सारा चैप्टर वाइज आपका वेटेज इंडेक्स कैसे रहेगी, क्या आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर के क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, सारी चीज़ यहाँ पे कवर्ड है। तो चलो, ये वीडियो बुक के बारे में थोड़ी ना सर, ये वीडियो है हमारा आरटीपी के बारे में और फटाफट से आरटीपी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर में ना काफ़ी लोगों को सर डाउट रहेगा और डाउट आने वाला है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, आरटीपी सॉल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले एक लास्ट चीज़, हाँ, आपको आरटीपी पहले खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, एंड देन कोई भी यूट्यूब में जाके वीडियो देखना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फटाफट से सबसे पहले मेरा ही वीडियो देख लो, नहीं, उससे नहीं मेरा फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा। फ़ायदा तब है जब आपने खुद से प्रैक्टिस किया, जहाँ आपको दिक्कत हुई, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसके लिए आप आरटीपी का आके वीडियो देख लिया। जहाँ आपको लग रहा है कंसेप्चुअल रिवीजन चाहिए थोड़ा सा, रिवीजन वीडियोस देख लिया, या आरटीपी में साथ साथ में भी हम कंसेप्ट को रिवाइज करा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना गाइस? हाँ या ना में बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये आरटीपी जो आईसीआई ने लॉन्च किया ना, बहुत ही अच्छा आरटीपी है। इसमें एक क्वेश्चन जो आपका केस स्टडी एमसीक्यू है कैपिटल बजटिंग का, वो वंडरफुल 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 क्वेश्चन है, या हो सकता था रैदर, मुझे बोलना चाहिए। बट आईसीआई लाइक ऑलवेज ने कुछ कुछ मिस्टेक्स वहाँ कर दी आंसर्स में, तो उसके वजह से थोड़ा सा हौच पौच हो गया। बट फिक्र मत करो, मैं क्लियरली आपके लिए अलग से पूरा सॉल्व करके रखा हूँ और साथ साथ डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ आईसीआई ने गलती कर दी, मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, जो भी है, बट हमें उसको सुधार लेना है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड फुल एनर्जी के संग, फुल जोश के संग आरटीपी को सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आ जाओ। सी एंटर एफ एम एस एम आरटीपी सेप्टेम्बर 25 दोनों इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। एसएम में इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। एफएम में सिर्फ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आपका दिक्कत होगा, बाकी क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल थे। ठीक है ना? जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं, जैसे हम हर बार, मैंने आपसे कहा है कि सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ाते समय कि सबसे पहले आप सीधा स्टार्ट करना, क्वेश्चन रीड करना, एंड देन एमसीक्यूज पे अपने आएंगे। ठीक है? फटाफट से क्वेश्चंस में आ जाओ, क्वेश्चंस में आ जाओ। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग 5 एमसीक्यूज। 5 एमसीक्यूज हमारे आते हैं, हमें मालूम है, फॉर 2 मार्क्स ईच। उसको हमें एड्रेस अच्छे से करना है। ठीक है ना? आ जाओ। व्हाट इज द सी फैट फॉर ईयर 1? सी फैट वर्ड देखते समझ में आ गया मुझे तो कि यह है सर कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन। सी फैट देखते समझ में आ गया कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। सी फैट क्या होता है? कौन बताएगा सी फैट क्या होता है? सी फैट होता है सर नो पैट प्लस डेप्रिसिएशन। नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, बट आपके लिए नॉन कैश एक्सपेंसेस मेजरली डेप्रिसिएशन ही रहेगा। तो सी फैट आपके लिए क्या है? नो पैट प्लस डेप्रिसिएशन। एंड व्हाट इज नो पैट सर? नो पैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सीधा हम टैक्स माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते। याद आ गया क्या? यस सर, याद आ गया। चलो वेरी गुड। अब सी फैट दिया हुआ है फॉर ईयर 1 पूछ रहा है, ईयर 5 पूछ रहा है। नेक्स्ट बोला टर्मिनल वैल्यू निकाल के दो। फिर बोल रहा है सर कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू दे दो और आईआरआर भी कैलकुलेट करके फटाफट से बता दो ना।
तो कर देंगे सारा चीज, करेंगे कि नहीं? हाँ सर। तो उसके लिए पूरी क्वेश्चन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज ये है कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन जहां इंटरलिंक्ड रहते हैं चीजें, ठीक है। आ जाओ। मिंट टेक्नोलॉजीज बोल के कोई कंपनी है, कोई एक स्टार्टअप है, ठीक है। मिंट टेक्नोलॉजीज है स्टार्टअप। अब यहाँ पे ना बहुत सारा ज्ञान दिया, फटाफट से नजर घुमा लो, चलो मेरे संग। इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम कर रहा है, इस प्लानिंग टू एंटर द कंप्यूटर नेटवर्किंग मार्केट, वेरी गुड। स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग वीपीएन कनेक्टिविटी दे रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी ने रिसेंटली कुछ जीता है क्या, टेंडर जीता है 100 फ्रॉम अ मेजर नेशनल बैंक टू सेटअप सिक्योर वीपीएन कनेक्शंस अक्रॉस 100 ब्रांचेस में उसको काम करने को मिला है। 100 ब्रांचेस का काम उसे यहाँ पे मिला है, ठीक है। The leadership team is excited but cautious as their move requires significant upfront investment. Upfront investment मतलब year zero में जो investment होता है, आज के दिन में investment जो होता है, that is called as the upfront investment, ठीक है। And ongoing operational capability and the ongoing operational capability, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन असल में स्टार्ट होगा। अभी तक सिर्फ पैराग्राफ था जिसमें कोई नंबर्स नहीं थे। एफएम में जहाँ नंबर्स नहीं हो वो पार्ट अपने काम का नहीं, ठीक है। To evaluate the financial viability of this project, you have been hired, who have been hired, you have been hired as a consultant. मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में कहा था, जब एफएम का पूरा बुक, पूरा सिलेबस रादर ऐसे बनाया गया है, सब्जेक्ट ऐसे बनाया गया है जैसे यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी। आपको हमेशा उस सीट में अपने आप को रख के और आपके डिसीजंस लेने हैं और क्वेश्चंस को भी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ में आई? यस। आ जाओ। दे हैव फोरकास्टेड देयर नंबर्स फॉर 5 years, 5 साल का डेटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे हैव अज्यूम दैट दिस विल ग्रो एट एन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3% आफ्टरवर्ड्स। तो 5 years के बाद 3% से हमेशा ग्रो करता रहेगा। क्वेश्चन में याद है टर्मिनल वैल्यू पूछा था, टर्मिनल वैल्यू पूछा था, तो टर्मिनल वैल्यू को कहाँ पे यूज आएगा, यहाँ निकालने में यूज आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू का आपका, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। मिंट विल इन्वेस्ट ऑल द मनी फॉर कैपेक्स, कैपेक्स करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से करना होगा, जैसे प्यार से हम कैपेक्स बोलते हैं। इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, इंफ्रा एंड इक्विपमेंट में उसे खर्चा करना पड़ेगा, बड़ा टेंडर मिला है, ठीक है। मिंट इज प्लानिंग टू इशू 50 million शेयर्स इन ल्यू ऑफ अमाउंट, 50 million शेयर्स करेगा, मतलब कैपिटल रेस कैसे करेगा, शेयर्स इशू करके कैपिटल रेस करेगा। कैपिटल रेस कैसे करेगा वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहने वाला इस क्वेश्चन में, आपको करते करते और समझ में भी आ जाएगा, बिकॉज इक्विटी कैपिटल रेस कर रहा हो तो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन में उससे कोई फर्क पड़ेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मिंट विल हैव टू कीप अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट टू कवर अ, वेरी गुड। इसमें भी कोई नंबर अभी तक नहीं आया हमारे काम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, इधर से पढ़ो एक बार मेरे साथ। मिंट एक्सपेक्ट्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 150 million रुपीज, 150 million, 150 million मतलब कितना हुआ सर, 1 million हुआ 10 लाख, 150 million मतलब 15 करोड़, 15 करोड़ की बात कर रहा है, ठीक है। इन द नेटवर्क एक्सेस एज एन इनिशियल सेटअप कॉस्ट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट ऑफिसेस। आज के दिन में 15 करोड़ का खर्चा हो गया, 150 million बोलते हैं बिकॉज क्वेश्चन में मिलियंस में ही है, ठीक है। 150 million का खर्चा आज होगा हमारा इनिशियल सेटअप कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, बोले इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ऊपर वापस। मिंट नीड्स टू इन्वेस्ट एडिशनल 10 million एवरी ईयर, हर साल 10 million करके एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग मतलब ईयर 1 में भी ये 10 million का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ये क्वेश्चन में मैं बहुत स्लो जाऊंगा, हाफ एन आवर तक लगा लूंगा ये क्वेश्चन ही करने में, बिकॉज ये क्वेश्चन एक तरफ और पूरी रिवीजन टेस्ट पेपर एक तरफ, सीरियसली मैं बोल रहा हूं आपको, पूरा आरटीपी आपका एक तरफ और ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एक तरफ। इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया, इतने एडजस्टमेंट्स, इतनी डीप बारीक से क्वेश्चन बनाया गया है कि मजा आ जाएगा आपको, इतना चीज सीखने मिलेगा। अगर गलतियां नहीं की होती ना आईसीआई ने तो ये क्वेश्चन बहुत ही वंडरफुल बन जाता, बट कोई बात नहीं, चलो अपने डिस्कस करते हैं। 10 million का अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब आज से ही। तो इस साल में ईयर 1 में भी 10 million का एक्स्ट्रा खर्चा आपको कंसिडर करना है अपने कैलकुलेशंस में। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। और ये एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर, मतलब आज 10 million ईयर 1 में, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में बढ़ के हो जाएगा 11, और फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 12.1, और उसके बाद हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा, हर साल आपका 10% से इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। द इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट विद वैरीज विद नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड ऑफिसेज, this varies with time and currently is it 0.1 million per office,
इक्विपमेंट में खर्चा होगा, बोला था ना इक्विपमेंट में खर्चा करना ऊपर क्वेश्चन में, तो इक्विपमेंट में खर्चा होगा और वो नंबर ऑफ इक्विपमेंट चेंज होगा, वेरी करेगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफिस जितना जितना अपने ओपन करेंगे। और ये नंबर जो है वो क्या है, अभी है 0.1 मिलियन पर ऑफिस। कितना ऑफिस है क्या है आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको ध्यान रखने का नंबर है आपके लिए, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, इनिशियली Mint has won a tender of 100 branches of a bank and expecting it to grow at 30% for the next 5 years. 100 branches of a bank उसको मिला है और 30% से अगला 5 years में ग्रो करेगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ फटाफट से बताओ ना। मतलब ये हुआ कि अगर ईयर 1, अगर ऐसे लिखूं मैं सीधा 1 2 3 4 5 है तो 100 ब्रांच था, सॉरी अब दिख रहा है, यस सर। हाँ तो 100 ब्रांच था ईयर 1 में, नेक्स्ट से 30% इंक्रीज होगा मतलब 130 ब्रांचेज हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट से वापस 30% इंक्रीज, कैलकुलेटर लेके बैठना, 130 में फिर 30% ऐड कर दो 169 ब्रांचेज हो जाएंगे। समझ में आया, 30% से इंक्रीज होगा, फिर 30% ऐड करोगे तो 219.7 ब्रांच होगा। पर पॉइंट में हो सकता है क्या ब्रांच, 30% ब्रांचेस इंक्रीज होगा, एक ब्रांच, एक बैंक की ब्रांच खुल रही है और अगर 169 ब्रांच से 30% इंक्रीज करते हो तो आता है 219.7, बट 0.7 तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, 220 कर दे क्या सर, नहीं, ब्रांच को आप बढ़ा नहीं सकते, 30% से ज्यादा हो जाएगा 220 करते ही। तो आपको राउंडिंग ऑफ यहाँ पे करना है लोअर वाला, लोअर राउंडिंग ऑफ करके इसको बोलना है 219 और फिर 219 से वापस 30% बढ़ा दो तो 284। तो 284 ब्रांचेस आपके होंगे ईयर 5 में आते आते, मतलब जो 100 से आपने स्टार्ट किया खत्म होते होते 284 ब्रांच हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में और अच्छे से करेंगे, जब आंसर दिखाऊंगा ना आपको तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पक्की बात है एकदम, पूरा बस सुनते रहना। आगे बढ़ो। Mint is expected to have a maintenance cost of 10% for equipment and 15% for network. इक्विपमेंट का 10% का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा फॉर इक्विपमेंट एंड 15% फॉर नेटवर्क। क्या बोला था मैंने कि 10% का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा इक्विपमेंट के लिए, 15% का नेटवर्क के लिए। दिक्कत की बात नहीं, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बात हुआ, ये आगे बढ़ जाओ। टू हैंडल ऑल ऑफ दिस करंट मैन पावर कॉस्ट इज रुपीज 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख रुपया आज का करंट मैन पावर कॉस्ट। आज का करंट मैन पावर कॉस्ट मतलब 100 ऑफिस जब है, यहाँ पे जब 100 ऑफिस जब है तब मेरा है 1 मिलियन का मैन पावर कॉस्ट। जब 130 ऑफिस हो जाएगा तो मेरा मैन पावर कॉस्ट कितना होगा, मेरा मैन पावर कॉस्ट कितना होगा सर, 130 बाय 10 लाख कर दो तो आपका आएगा 13 लाख या 1.3 मिलियन। 100 ऑफिसेज है तो 1 मिलियन है, 130 ऑफिस हो जाएंगे तो 1.3 मिलियन। इस तरीके से आपका मैन पावर कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान दो प्लीज। करंट मैन पावर कॉस्ट इज 1 मिलियन। आज मैन पावर कॉस्ट 1 मिलियन है, आज 100 ऑफिस है तो मैन पावर कॉस्ट 1 मिलियन है। अगला साल जब 130 ऑफिस हो जाएगा तो मैन पावर कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, उसी रेशियो से बढ़ जाएगा। साउंड्स लॉजिकल, यहां तक एकदम ठीक है, हाँ सर यहां तक एकदम ठीक है। Mint has entered into an agreement with local authority and has agreed to share 5% of the revenue with the same. क्या बोल रहा है कि मिंट ने क्या किया, मिंट कंपनी के नाम है जिसका स्टार्टअप हम बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है 5% रेवेन्यू शेयर करेगा। कोई ध्यान से देख लो भाई, 5% लिखा है, 5% लिखा है यहाँ पे, 5% ऑफ द रेवेन्यू शेयर करेगा विद द सेम लोकल अथॉरिटीज के संग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अग्रीमेंट ऐसा होगा। हमारा को टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यस टैक्स बेनिफिट मिलेगा इस 5% में भी। मिंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू, और अब उसका खुद का सेल्स क्या अभी तक दिया हुआ नहीं था, अब स्टार्ट हुआ। मेन चीज मेरे काम की, मेरा टॉप लाइन क्या है या मेरा रेवेन्यू क्या है, आ गया 0.5 मिलियन पर ऑफिस, मतलब आधा मिलियन पर ऑफिस। अगर बोल रहा है 100 ऑफिसेस तो 0.5 इंटू 100 मतलब 50 मिलियन का आपका रेवेन्यू आने वाला है आपका ईयर 1 में। ईयर 1 में रेवेन्यू आने वाला है 50 मिलियन का। समझ में आ रही है क्या बात, 0.5 पर ऑफिस, 100 ऑफिसेस बोला ही है क्वेश्चन में, तो आपका आ गया 50 मिलियन। आपका स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। कब से मैं सोच रहा था सर रेवेन्यू नहीं आ रहा, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट समझ में आ गया, आपका फर्स्ट लाइन टॉप लाइन बन गया। एंड टू रिमेन कंपिटिटिव इन द मार्केट इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज विथ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के संग बोले रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के संग रेवेन्यू सेम रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो इंक्रीज नहीं कर रहा। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल ग्रो 10% एवरी ईयर। ये क्या बात हुआ सर, इन्फ्लेशन से 10% का खर्चा बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है।
उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को नंबर से मतलब है, जो जैसा बोला वैसा करके आप, बस बात खत्म। तो कैपेक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल ग्रो एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, से हमारा ये बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ सर दिक्कत हो रहा है, बहुत नंबर्स फ्लो कर रहे हैं। मैं बताऊं एक एक करके वापस सारी चीजें डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो प्लीज। ये क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं अभी बस। अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि एक कंपनी है जिसको अपने 100 ब्रांच के लिए टेंडर मिला है, उसको वहाँ पे सपोर्ट देना है, वीपीएन लगाना है, तो उसको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें के यहाँ पे डिटेल दी हुई है। उसको कैपेक्स करना पड़ेगा, मैन पावर खर्चा करना होगा, इक्विपमेंट लेना होगा, नेटवर्क का खर्चा करना होगा, उसके बाद उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मैन पावर एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं आपको। टैक्स स्लैब दे दिया 30%, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड नेटवर्क, ऊपर नेटवर्क का भी डिटेल था ना, ऊपर नेटवर्क की भी डिटेल थी। इक्विपमेंट एंड नेटवर्क दो चीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। इज अज्यूम टू बी 10%। बहुत ध्यान से बात समझो। अब यहाँ पे ना एम्बिग्विटी वाली चीज थोड़ी थोड़ी आ रही है क्वेश्चन में, कैसे इसको बनाया गया, कैसे फ्रेम किया गया, एक बार बात समझना। टैक्स स्लैब बोला है 30%, ये बात खत्म, ये बात खत्म, यहाँ पे फुल स्टॉप एंड लगा दिया, दिस चीज स्टार्ट हो गया। डेप्रिसिएशन कितना बोला ऑफ द इक्विपमेंट एंड नेटवर्क इज अज्यूम टू बी 10%। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड नेटवर्क इज अज्यूम टू बी 10%। नाउ गाइस यहां पे ना ऑन WDV बेसिस का बात नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस का बात नहीं किया है, तो हमें भी WDV के हिसाब से इस क्वेश्चन को नहीं करना। ये इस तरीके से अज्यूम करके ICAI ने इसको सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली कोई करेगा ना, उसका आंसर कभी जिंदगी में ICAI से मैच नहीं करेगा। मैं बताऊंगा बहुत सारी मिसमैचेस आएंगी, और अभी ये पहला मिसमैच है। अगर कोई WDV अज्यूम करके क्वेश्चन करने जाएगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन भयंकर लेंदी है। मैं आपको एक टिप बताऊं, एक चीज बताऊं, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा ना जो इतने एडजस्टमेंट्स मांग रहा है कैपिटल बजटिंग में, और स्पेशली MCQ में आ गया अगर बाई एनी चांस, जैसे September 24 में MCQ में आया था कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना, छोड़ देना। छोड़ देना मतलब पूरे 3 घंटा नहीं, मतलब 2 घंटा 40 मिनट बाद, जब आपका लास्ट का सारा पेपर कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, खत्म हो जाए, फिर इस क्वेश्चन में आना। वरना मैं बताऊं ये क्वेश्चन अकेला 40 मिनट 45 मिनट खा जाएगा आपके, और सडनली आपको फील होगा मैं 10 नंबर के लिए आधी घंटा लगा दिया, 40 मिनट लगा दिया, और कॉन्फिडेंस रुइन हो जाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ के पूरा पेपर जितना समझ में आया, जितना आता हो करना, फिर इस पे आना, ठीक है। सेकेंड बात, क्वेश्चन में यहाँ पे WDV नहीं माना तो सीधा सीधा जितना जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर का वैल्यू रहेगा उस साल का, उसका 10% का डेप्रिसिएशन मान के करना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को भी, इसको भी ध्यान रखना। डिस्काउंट रेट दे दिया 20%, जिससे हमें डिस्काउंटिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इनिशियल सेटअप कॉस्ट फ्रॉम ईयर 1। इनिशियल सेटअप कॉस्ट का यहाँ पे दिया हुआ था ना 150 का। आज इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो नेटवर्क लगाने का खर्चा था 150 मिलियन का, 150 मिलियन का जो नेटवर्क लगाने का खर्चा था, इनिशियल सेटअप कॉस्ट वो ईयर 1 से ही मानना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आपको फटाफट से क्या करना है, ये सारे पार्ट्स होते रहेंगे, आपको करना है स्टार्ट करना है CFAT निकालना फॉर ऑल द 5 ईयर्स, प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, सारे कैलकुलेशंस करते रहो, सारे सब पार्ट्स कंप्लीटली अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या? खुद से ट्राई करो प्लीज, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। 1 सेकंड के लिए वापस देख लो, पूरी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, अच्छे से रीड करना है आपको, एक बार पॉज करना है, पॉज कर ले, रीड कर लो, लेकिन एक बार ट्राई करना प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से करने का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये ICAI ने दिया है, मानना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, लेट मी स्टार्ट द सोल्यूशन, ठीक है। सी द सोल्यूशन गाइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया, मेरी बात देखते चलो। अब RTP के सोल्यूशन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अपने स्टार्ट कर रहे, डिवीजन ए MCQs, पेपर का 2 भाग रहता है, एक MCQ एक डिस्क्रिप्टिव, तो MCQ से हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको बोला नंबर ऑफ ऑफिस का, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था 100 130 सॉरी यस 100 130 169 219 284 आया। कैसे आया? 100 ऑफिस से स्टार्ट किया और 30% का ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर लिया है। तो यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ ऑफिस से मैंने स्टार्ट किया, 100 130 169 219 284, ये हमारे आगे नंबर ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट अब आ गया रेवेन्यू। जितना जितना समझ में आए ना उतना उतना पहले करते हुए चलो, ठीक है। रेवेन्यू में आ जाओ, रेवेन्यू कितना आएगा? रेवेन्यू में बोला है सर कि 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन रहेगा, मतलब कितना हुआ? 5 लाख का रेवेन्यू रहने वाला है पर ऑफिस से। तो 5 लाख इंटू 100 मैंने किया, रुपीज इन लैक्स कर लो इसे, रुपीज इन मिलियन, सॉरी रुपीज इन लैक्स होगा ये, इसको रुपीज इन लैक्स कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
ये रुपीज़ इन लैक्स हो गया, 5 लैक्स इंटू 100 हो गया आपका 500 लाख का रेवेन्यू। इस तरीके से आपके 5 ईयर्स के रेवेन्यू आगे, कोई दिक्कत? 500 लाख, 650 लाख, 845, 1095, नथिंग बट दिस इंटू 5, दिस इंटू 5, दिस इंटू 5, दिस इंटू 5 करके हमने रेवेन्यू निकाल लिया सारे साल का, बात खत्म, रेवेन्यू सॉर्टेड। अब आ जाओ खर्चों पे। लेस रेवेन्यू शेयरिंग एट द रेट 5% लिखा था क्वेश्चन में, वापस दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ कहाँ भूल कर रहा है वाईसीआई, दिखा देता हूँ आपको, बता दो क्या आपको सरप्राइज ही खोल दे क्या इस क्वेश्चन का, ये वाला। रेवेन्यू इज एग्री टू शेयर एट द रेट 5% दिया हुआ है, किसके संग? लोकल अथॉरिटीज के संग 5% में शेयर करेगा, मुझे मत बोलना बाद में, दिया हुआ आपने खुद देखा है, हाँ कि ना बोला? हाँ सर। अब यहाँ पे आओ, जब मैंने भी ना 5% लिया, मैंने भी 5% लिया जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, मैंने 5% लिया, इसको 25 लेस किया। नेक्स्ट होता है भाई ईयर 1 पे डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक बार सिर्फ ईयर 1 डिस्कस करते हैं, एक चीज़ का खुलासा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए मैन पावर कॉस्ट। मैन पावर कॉस्ट क्या है? मैन पावर कॉस्ट मैंने वर्किंग नोट में आपके लिए अलग से कैलकुलेट किया है, वर्किंग नोट में अलग से कैलकुलेट किया मैन पावर कॉस्ट, वर्किंग नोट 1 में आ जाओ। आईसीआई का सोल्यूशन देखोगे ना, आईसीआई का सोल्यूशन अगर देखोगे ना, मैं बताऊं एक बार में, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको समझना है, आपको समझना है कि भैया ये किया क्या है इन्होंने, किस तरीके से कहाँ से नंबर्स फ्लो कर रहे, समझ ही नहीं आएगा। मैंने बहुत ट्राई किया आपको एक एक नंबर का बैकअप कैलकुलेशन भी देने का, तो आपको क्लियर पिक्चर बनेगा। तो ज़रूर से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से प्लीज़, और साथ साथ ज्वाइन करके रखना चैनल को, बिकॉज फ्यूचर में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपके लिए डिटेल शेयर करते रहेंगे। मैन पावर कॉस्ट कैसे निकाला देखो एक बार, सारे ईयर्स आ गए, नंबर ऑफ ऑफिसेज वापस मैंने प्लॉट किया। अब मैन पावर कॉस्ट डायरेक्टली मैंने निकाला कैसे, क्वेश्चन में आ जाओ वापस, क्वेश्चन में आ जाओ वापस, और हम देखेंगे मैन पावर कॉस्ट। देख लो, अब सीधा मैन पावर कॉस्ट वाला लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। टू हैंडल दिस करंट मैन पावर कॉस्ट दिया हुआ 1 मिलियन, और नीचे मैंने मैन पावर कॉस्ट वगैरह के लिए क्या लिखा है, एक लाइन कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल ग्रो एट द रेट 10% एवरी ईयर। हर साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% से बढ़ेंगे। अब मैन पावर कॉस्ट कौन सा खर्चा हुआ सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, तो 10% से वो भी मेरा हर ईयर बढ़ने वाला है। तो नंबर ऑफ ऑफिस भी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, प्लस सॉरी नंबर ऑफ ऑफिसेज बढ़ रहे हैं तो मेरा मैन पावर कॉस्ट बढ़ रहा है, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से 10% भी बढ़ेगा। अब इधर देखो मैंने कैसे किया, फर्स्ट ईयर का तो पता 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया रुपीज इन लैक्स में मैंने सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 1 मिलियन या तो 10 लाख का मैन पावर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, अगर 10 लाख का खर्चा है फॉर 100 ऑफिसेज, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, 100 ऑफिसेज के लिए अगर 10 लाख का खर्चा है, तो 130 ऑफिस के लिए कितना होगा सर, 130 ऑफिस के लिए होगा 130 इंटू 10 बाय 100, मतलब 13 लाख का खर्चा। समझ में आ गया? तो वही पे चीज़ मैंने किया, यहाँ पे 130 डिवाइड बाई 10, अब इंटू 1.1 कर दिया, ये हमारा 10% का इन्फ्लेशन लेने के लिए। तो इस तरीके से ईयर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस सेम तरीके से बाकी ईयर्स होंगे, लेकिन एक बार ईयर 1 का फिगर मिला, ईयर 1 पे वापस आ गया, प्लॉट करो। 10 मिलियन दिया हुआ था तो माथा नहीं लगाया ईयर 1 के लिए। एक बार फटाफट ईयर 1 क्लोज करते प्लीज, एक चीज दिखाना जरूरी। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, वर्किंग नोट 2 और 3 में मैंने अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट आपके इक्विपमेंट के, नेटवर्क के वो भी बना दिए। इधर आओ, वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाओ। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे आएगा, मर्टिकुलर्स नंबर ऑफ एडिशनल ऑफिसेस, नंबर ऑफ एडिशनल ऑफिसेस हमने लिया, मतलब 100 पहले था, 30% इंक्रीज हुआ तो 130 हुआ। अब 130 पे 30% इंक्रीज होगा तो कितना होता है, 169। अब 169 होता है, ये 100 है, ये 130 है, तो इन दोनों का डिफरेंशियल कितना हुआ, 30। ठीक है, बात समझो, मेरी बात समझो। अब 130 से बढ़ेगा तो 169 होगा। अब 169 का डिफरेंशियल और 130 से कितना माइनस करें, कितना आएगा, 39 आएगा। अब 169 से वापस बढ़ाओ, 169 से वापस आप बढ़ाओ, 169 से प्लस 30% किया था हमने ना, 219 आएगा। 219 से आप 169 माइनस करोगे तो अगेन 50 आएगा। तो नंबर ऑफ एडिशनल ऑफिसेस हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वो निकाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट और इक्विपमेंट। आ जाओ इक्विपमेंट देख लो, इक्विपमेंट सब कुछ मिटा दो, इक्विपमेंट में माथा लगाएंगे अब। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज 10% फॉर इक्विपमेंट, 10% मेंटेनेंस कॉस्ट है इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, और इक्विपमेंट के लिए हमारा क्वेश्चन एक चीज और बोल रहा था, इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट विद कितना दिया हुआ है सर, 0.1 मिलियन पर ऑफिस। 0.1 मिलियन मतलब 1 लाख पर ऑफिस के लिए है, और हमारा 10% से 10% रहेगा मेंटेनेंस कॉस्ट इक्विपमेंट का। ठीक है, अब इधर आ जाओ, कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया,
एडिशनल कैपिटल इक्विपमेंट कैपेक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करो कि कितना हमारा इक्विपमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है एडिशनल। तो 100 मैंने लिया, 100 lakhs मैंने लिया, 100 ऑफिसेज मैंने ली और इनटू मैंने कर दिया 1 लाख, बिकॉज मेरा कितना था यहाँ पे 0.1 मिलियन पर ऑफिस, 0.1 मिलियन पर ऑफिस। तो ईयर 1 का कितना हुआ 0.1 इंटू 100 विच इज हाउ मच, विच इज हमारा 100 lakhs, या फिर आप बोल सकते हो उसको 10 मिलियन। ठीक है, तो मैंने लैक्स में किया तो यहाँ पे 100 lakhs आ गए, तो मैंने उसको प्लॉट किया। और सिमिलरली मैंने इसको भी प्लॉट किया, आपका 10 lakhs का यहाँ पे इक्विपमेंट आया और हमारा नीचे आ जाएगा नेक्स्ट 10% किया 100 का, तो 10 लाख इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट इस पे आया और लास्ट आ गया हमारा नेटवर्क पे भी मेंटेनेंस कॉस्ट 240। मैं बताता हूँ आपको इस पे बारे में, जरूरी चीज मेरी समझ लो बस पहले प्लीज। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 45। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी अलग वर्किंग नोट हमने बनाया है आपके लिए। बहुत सारी क्वेश्चन में चीजें की हुई हैं, एक एक चीज सुनते चलना, बस सुनते चलना, समझ में सब आएगा। क्यूमुलेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इक्विपमेंट, क्यूमुलेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन नेटवर्क, कितना कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन इक्विपमेंट एंड कितना नेटवर्क पे हो रहा है, उन दोनों को जोड़ो और 10% पे हम करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। क्वेश्चन में दिया हुआ था रेट 10% का, तो 100 का हमने खर्चा किया इन द फर्स्ट ईयर, 100 lakhs का खर्चा किया इक्विपमेंट में इन द फर्स्ट ईयर, और 1600 lakhs का खर्चा किया इन द फर्स्ट ईयर फॉर नेटवर्क। कैसे पता चला सर 1600 lakhs? यहाँ से 1600 lakhs कैसे पता चला सर? यहाँ से क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो 150 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 16160, या फिर 1600 अगर लैक्स में इसको करोगे तो। समझ में आ गया? ये मैंने आपसे क्या कहा था कि एडिशनल जो खर्चा होने वाला वो ईयर 1 से होने वाला है, तो उन दोनों को जोड़ा तो मेरा आ गया हमारा नीचे डेप्रिसिएशन 1600 प्लस 100 1700 170। अब नाउ द थिंग इज क्वेश्चन में ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके कहता कितना आएगा 45 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, 30% टैक्स कैलकुलेट कर लोगे आप तो 31.5 का नो पैट आएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, सी फैट आएगा और आप लेस कर दोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है नेट सी फैट इस क्वेश्चन में, और आपको आएगा 1498.5 नेगेटिव माइनस में। नो दिस इज रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज आईसीआई का सॉल्यूशन में ना आईसीआई ने क्या कर दिया, यहाँ पे आईसीआई ने भूल चुक में क्या कर दिया मालूम है आपको? आईसीआई ने क्या किया, इधर देखो, शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने, रेवेन्यू निकाला। यहाँ पे मैं वापस बता दूंगा सारी चीज़ों को, प्लीज़ मेरे संग सुनते रहना। यहाँ पे रेवेन्यू बताया, अब यहाँ पे शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी कैसे निकाला खुद से करो आप लोग। 5 करोड़ इंटू 5 करोड़ हुआ ये 500 लाख मतलब 5 करोड़ इंटू 15% करने से आएगा 75 lakhs। तो शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी उन्होंने निकाल दिया 15% पे, चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो, 15% पे निकाल दिया इन्होंने। तो आपको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, वरना आपका ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ये, एक भी आंसर राइट नहीं आएगा। अगर ये एमसीक्यू नहीं होता ना, मैं आपको बोलता कि आप 5% से सम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बिकॉज ये एमसीक्यू नहीं है तो आपको इसको मान लेना अपने अपने क्वेश्चन में, जो आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो क्वेश्चंस को, उसको यहाँ पे 15% कर लेना प्लीज। समझ में आया क्यों मैंने आपसे कहा? बिकॉज आपका आंसर ही नहीं आएगा क्वेश्चन में। देखो आपका 1498 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबसे ऑप्शन जो है 1533 का ही है। ये आंसर कैसे आएगा अगर आप उसको 15% मानोगे तो ही। समझ में आया? पहली गलती आईसीआई की यहाँ पे क्या हुई, बहुत बड़ी ब्लंडर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपके लिए ये समझाने के लिए किया, अब असल सोल्यूशन मैंने वापस यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने फिर से सॉल्व किया है सेम चीज वापस। ठीक है, आप मेरी बात सुनो, वापस नंबर ऑफ ऑफिस आ गया, रेवेन्यू आ गया हमारा 500 lakhs का, कोई दिक्कत नहीं है रेवेन्यू में, रेवेन्यू आ गया 500 lakhs का। अब इसको क्या 15% पे, पहले मैंने क्या किया था 500 को 5% से इंटू किया था, 25 lakhs का लेके आया था रेवेन्यू, बट 25 lakhs का रेवेन्यू शेयरिंग तो हमारा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में सॉल्व किया है इसको 15% मान के, नॉट 5%। तो नो वरीज, हमने 15% मान लिया, उसको यहाँ पे आया। मैन पावर कॉस्ट मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारा ईयर 1 का हमने डिस्कस किया है। वो सबको करने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा -5 lakhs। अब एक बार आईसीआई का सॉल्यूशन वापस देखना होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी बात आपको, भाई बिकॉज इधर देखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। यहाँ पे आईसीआई का भी आया -5 lakhs, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? यस,
ये चीज -5 लाख आईसीआई का भी आया ईयर 1 में। नाउ आईसीआई ने कर दिया उस पर लेस टैक्सेस। कैसे भाई, -5 लाख में कैसे लेस टैक्सेस कर सकते हो? तो माइनस है ऑलरेडी, आप लॉस में हो, तो आप टैक्स कैसे लेस कर रहे हो? क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया था कि जोर जबरदस्ती बोले कि भाई तुझे लेस करना है। तो क्वेश्चन का ना ही कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ही कोई लॉजिक है। तो दिस इज रॉन्ग, ये होना चाहिए था 0। ये हो गई दूसरी गलती, ये हो गई थी पहली गलती यहीं पर ही। समझ में आ रही है आपको गलतियां? और भी गलतियां मिलेंगी इस क्वेश्चन में। तो अल्टीमेटली ना ये क्वेश्चन आपका गलत बन जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 1.5 लाख को नहीं लिया, मैंने 0 लिया और अब सम को सॉल्व किया। इसको 15% मैंने मान लिया कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, बट ये कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज सारे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। आपका आंसर डायरेक्ट मैच नहीं करेगा अब आपका ऑप्शन से या एमसीक्यू से। एग्जाम में इतनी सारी गलती का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, एग्जाम में इतनी गलतियों का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो मैं तो बोलूँ बल्ले बल्ले हो जाएगा, सबको फ्री मार्क्स मिलेंगे फिर, बिकॉज कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो वैसा काम नहीं होगा, लेकिन आपको सही करना है, समझना है और मार्क करते हुए चलते रहना एग्जाम में भी क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आ जाओ। अब फटाफट से आपको मैन पावर कॉस्ट मैंने आपको समझा दिया था कैसे कैलकुलेशन हुआ। आपको समझ में आ रहा है? मैन पावर कॉस्ट, जब नंबर ऑफ ऑफिसेज बढ़ गए तो मैन पावर कॉस्ट बढ़ गया और आपका 10% का इन्फ्लेशन। सेकंड ईयर में क्या किया मैंने, नंबर ऑफ ऑफिसेज 169 हो गए। थर्ड ईयर में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑफिसेज 169 हो गए, तो मेरा 16.9 का हो गया टोटल ये खर्चा, 16.9 का हो गया। अब इस पर मैंने 1.1 स्क्वायर मतलब 2 साल का इन्फ्लेशन 10% के हिसाब से जोड़ दिया। थर्ड ईयर में मैंने 219 डिवाइड बाई 10 इंटू 1.1 क्यूब कर दिया। फोर्थ ईयर में क्यूब कर दिया और फिफ्थ ईयर में मैंने इसको 1.1 टू द पावर 4 से कर दिया कैलकुलेट। समझ में आया क्या? समझ में आया? 284 को मैंने डिवाइड बाय 10 इंटू 1.1 टू द पावर 4 किया और ये मेरे आगे मैन पावर कॉस्ट फॉर ऑल द 5 years। दिस इज डन। समझ में आ गई? यस। अब ये कैलकुलेशन का ब्रेकअप इतने अच्छे तरीके से आईसीआई ने नहीं किया है, एक एक का अलग अलग वर्किंग नोट नहीं बनाया है। आपको समझ ही नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन देख के कि भाई कर क्या रहा है तू। इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया आपके लिए डिटेल्ड रखने का इसको। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन इक्विपमेंट, वो कैसे होगा? नंबर ऑफ एडिशनल ऑफिसेस हमने प्लॉट किया, मैंने आपको बताया था वो कैसे आया। नेक्स्ट, अब एडिशनल इक्विपमेंट कैपेक्स, एडिशनल इक्विपमेंट में कैपेक्स कितना हो रहा है? कैपेक्स के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में भी लाइन, क्वेश्चन में कैपेक्स के लिए क्या लाइन बोला था फटाफट से देखो। कैपेक्स एंड ऑपरेशन विल गो एट 10% एवरी ईयर, तो 10% से कैपेक्स बढ़ेगा, तो ये 1.1 स्क्वायर होगा। 10% से मैंने इन्फ्लेशन को यहाँ पे लोड किया या ऐड किया जैसे समझ लो आप, और 100 से मैंने स्टार्ट किया था, 100 इंटू 1 से मैंने स्टार्ट किया कैपेक्स। ये हम बात कर रहे हैं ऑन इक्विपमेंट, राइट? इक्विपमेंट का देख लो वापस। इक्विपमेंट में बोल रहा है इक्विपमेंट स्टार्ट होगा 0.1 मिलियन पर ऑफिस से, मतलब कि 1 लाख पर ऑफिस, तो 100 ऑफिस का 100 लैक्स, 100 लैक्स। फिर आ गया नया एडिशनल कैपेक्स कितना होगा, एडिशनल कैपेक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करो। कैसे आएगा सर? हमारा एडिशनल ऑफिस कितना 30, तो 30 इंटू 1 इंटू 1.1। फिर वापस कितना 39, तो 1.1 इंटू 1, 1.1 स्क्वायर इंटू 1। फिर 50 इंटू 1.1 क्यूब इंटू 1। हर तरीके से आपका नंबर ऑफ ऑफिसेज जो एडिशनल आ रहे हैं उस पर आपको 10% का इन्फ्लेशन, अगर 4 साल का है, 4 साल बाद मतलब आज से 4 साल बाद मतलब हर साल 10-10% करके 3 बार लोड होगा, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ सर? अरे सर, अगर आप यहाँ ईयर 1 खत्म हुआ और यहाँ ईयर 4 है, तो 1 और ये 3 है, तो 2 और ये 3 बार बोलेगा लोड होगा। समझ में आ रही है क्या? 3 बार लोड होगा, समझ में आ रही है क्या? ये 10%, फिर 10%, फिर 10% करके 3 बार लोड होगा, तो वही मैंने किया। चौथी ईयर में 3 बार लोड होगा। 1 लाख का करके हमारा खर्चा था, नंबर ऑफ ऑफिस कितना उसको इंटू करते चलो, तो हमारा क्यूमुलेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। क्यूमुलेटिव कैसे आया सर? अब क्यूमुलेटिव आया ये 100 प्लस 33 133 प्लस 147.9 180.9 180.19 प्लस 66.55 246.74, इस तरीके से आएगा आपका क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन इक्विपमेंट। और अब आ गया आपका 10% इसका करना है टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कॉस्ट। समझ में आया? 10% क्यों करना है? बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज 10% फॉर इक्विपमेंट एंड 15% तो नेटवर्क का है वो आएंगे, तो 10% इस पे करोगे, इस पे करोगे, इस पे करोगे, तो हर साल का मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस अब बन गया। कैसे की समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा,
समझना होगा कैसे हमने इसको क्यूमुलेटिव लिया, क्योंकि एडिशनल ऑफिस आए, एडिशनल ऑफिस पे हमारा एडिशनल खर्चा लगेगा ना, 10% का लोड होगा, 10% का जो इन्फ्लेशन लगेगा वो टोटल पे नहीं कर सकते आप, 133 पे नहीं कर सकते, सॉरी 130 पे नहीं कर सकते, 100 ऑफिस तो पहले ही बन गया था ना, इसीलिए आपको ऐसे करना है। सेम लॉजिक है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने का, नेटवर्क एडिशनल ऑफिस मैंने प्लॉट किया, नेटवर्क का क्या कैपेक्स था वो मैंने प्लॉट किया, और अब मेरा नेटवर्क पे क्या खर्चा लगेगा, हम क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो 10 मिलियन करके लगेगा, दिया हुआ है देखो, एवरी ईयर 10 मिलियन करके लगेगा, दिया 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 100 लैक्स, 1 करोड़ 100 लैक्स, तो 100 लैक्स पे हमने इंटू किया वॉट 10% इन्फ्लेशन, फिर 100 लैक्स पे इंटू किया 10% का 2 बार इन्फ्लेशन, इस तरीके से हमने करता गया, और क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑन नेटवर्क भी आ गया, दिस फिर दिस प्लस दिस गिव्स अस दिस, फिर दिस प्लस दिस गिव्स अस दिस, और मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया इसका 15%। समझ में आया? अब ये सारे चीज को यहाँ कैलकुलेट करके बस प्लॉट करना ऊपर ऊपर में, आपको दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन लास्ट, बस एक लास्ट सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज, कैपिटल एक्सपेंड कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव कैपेक्स ऑन इक्विपमेंट करो, क्यूमुलेटिव कैपेक्स ऑन इक्विपमेंट कैसे है, यहां से जो प्लॉट कर लो, ये जो हमारा फिगर्स है ना 100, 133, 180.9, 246.74 जो वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने कैलकुलेट किया इक्विपमेंट का, उसको बस नीचे प्लॉट कर लो, इन सारे फिगर्स को, ये देखो इन सारों को प्लॉट किया। अब क्यूमुलेटिव कैपेक्स ऑन नेटवर्क, उसको यहाँ से प्लॉट कर लो, ये वाला लाइन को पूरा, उसको यहाँ प्लॉट किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल आ गया, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, बात खत्म। कोई WDV नहीं की, कुछ और नहीं किया, एकदम सिंपल, कोई WDV नहीं की, कुछ और नहीं किया, एकदम सिंपली इसको कर लिया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। डन है क्या? आ जाओ अब हमारा, आ जाओ फटाफट से मेन टेबल पे, मेन सॉल्यूशन पे। यहाँ पे सारे ऑफिसेज आ गए, रेवेन्यू मैंने प्लॉट किया, रेवेन्यू शेयरिंग 15% इसका करते चलोगे, रेवेन्यू शेयरिंग आ जाएगा, उसको लेस किया, मैन पावर मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था, मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 एंड 3 में निकाला था फॉर इक्विपमेंट एंड नेटवर्क रिस्पेक्टिवली, वो भी यहाँ पे प्लॉट हो गए। समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन निकाला वर्किंग नोट नंबर 4 में, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद टैक्स रेट दिया हुआ था 30%, इस साल में मैंने लिया है 0, ईयर 1 में मैंने लिया है 0, नेगेटिव पे मैं 30% डेप्रिसिएशन देके गुना नहीं कर सकता, 30% टैक्स देके मैं क्राइम नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको 0 मानेंगे, हमें समझना है, सीखना है, एग्जाम में सही करके आना है। अब नो पैट आ गया, उससे मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सेम रह गया -5, और अब डेप्रिसिएशन ऐड कर दो वापस, यहाँ से डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, आ गया सी फैट। क्वेश्चन में निकालना है नेट सी फैट, क्वेश्चन में निकालना है नेट सी फैट, ताकि आपका सही से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एलिमिनेट करके अपना फाइनल आंसर निकाल सको। तो नेक्स्ट सम में क्या, कैपेक्स, कैपेक्स कैसे आया, अगेन वापस दिखा देता हूँ आपको कैपेक्स का भी कैलकुलेशन, ईयर ऑन ईयर कैपेक्स कैसे आएगा सर, ये 1700 का फर्स्ट ईयर का कैपेक्स था, अब 1843 माइनस 1700 करो तो 143 का यहाँ कैपेक्स, ये देखो यहाँ आ गया, फिर 2011.19 माइनस 1843 करोगे तो 168.19 का कैपेक्स आएगा, यही यहाँ पे मैंने दिखाया। इस तरीके से बाकी 2 साल का भी कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ गई? ये आ गया हमारा कैपेक्स, वो माइनस कर दो तो दिस इज द फाइनल नेट सी फैट, और आपका आंसर अब मिल जाएगा 1535, डायरेक्टली मिलेगा नहीं बट क्लोजली आ गया, बिकॉज हमने वो नहीं कंसिडर किया सर, बोलो क्या, हमने टैक्स नहीं कंसिडर किया ऑन लॉस, तो दिस इज योर ऑप्शन, ठीक है ना, बिकॉज यही आपका नियरेस्ट था, नेगेटिव था, तो आपका एग्जाम में वैसे काम बन जाएगा। सी फैट फॉर ईयर 5 फटाफट से देख लो। अब सी फैट फॉर ईयर, आपको ना ये सोल्यूशन, ये वीडियो से तो दोबारा सुनना पड़े, प्लीज सुन लेना एक बार, सोल्यूशन खुद से करना, एक बार देखना मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में और अच्छे से आएगा। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, मन को वो सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट नहीं कर पाओगे। ईयर 5 में देख लो कितना है हमारा, 402.2527 का लैक्स, ठीक है, इतना लैक्स, आ जाओ ईयर 5 का 402.2527, डन। कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू, नाउ इट्स इजी, ना तो क्वेश्चन इजी, टर्मिनल वैल्यू आप निकाल लोगे कैसे, ईयर 5 का जो आया 402.2527 लैक्स, उस पर मैंने 3% का ग्रोथ रेट ऐड किया, 3% कहाँ लिखा हुआ था सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3%, वो यहाँ दिया हुआ है, देखो 3% सर यहाँ दिया हुआ है, 3% का ग्रोथ रहने वाला है, वो क्वेश्चन में दे दिया था फर्स्ट लाइन में,
तो 3% का ग्रोथ अज्यूम किया, 20% का डिस्काउंट रेट था, पता था हमें FCFF का फॉर्मूला, FCFF का फॉर्मूला तो मालूम ही हमें, FCFF 1+G इंटू 1+G डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। इसको किया तो आ गया मेरा 2437.17। नाउ 2437.17 आप फटाफट से मार्क कर लो, 2437.17 ऑप्शन ए मतलब व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिंट टेक्नोलॉजीज। टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहा है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू? सबको पीवी फैक्टर लगाया, इनटू किया तो आया इतना, -8 करोड़ आया ऑलमोस्ट, -813 लैक्स, तो -8 करोड़ हुआ ना। अब ऐड कर लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ऐड कर लो, टर्मिनल वैल्यू पे भी डिस्काउंटेड इनटू करो, टर्मिनल वैल्यू पे भी डिस्काउंटेड इनटू करो। टोटल प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा क्वेश्चन में, टर्मिनल वैल्यू हमें दिया हुआ है तो निकालेंगे हम उसके संग। और नाउ वी विल कैलकुलेट इट एज 165.598। देख लो कहीं पे होगा सर, डिफरेंस है अगेन, बिकॉज वो जो 1.5 लाख का हमने टैक्स नहीं कंसिडर किया ऑन -5 lakhs इन द ईयर 1, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको आंसर में यहाँ फ्लक्चुएशन मिल रहा है। हमारा 165 है, यहाँ पे 167 है, समझ में आ गई। कैलकुलेट द IRR। IRR क्या होता है सर? IRR इज दैट रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू मैच होना चाहिए, बेसिकली NPV 0 होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? नाउ लास्ट, अभी कैसे होगा कैलकुलेशन ऑफ IRR? NPV हमने निकाल चुका ऑलरेडी ना, मैंने निकाल चुका NPV या टोटल प्रेजेंट वैल्यू, अभी हमने निकाला यूजिंग 20% का रेट 165.598, अभी तो निकाला सर, ये वाली अभी निकाली ना। हाँ, तो अब मुझे वापस निकालना बस यूजिंग 25% का रेट। नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन, ये PDF आपको एग्जाम में यही एज इट इज हेल्प करेगा, एज इट इज प्रेजेंट करके आना एग्जामिनर के सामने, ठीक है। बहुत बार ऐसे है कि सोल्यूशन समझ नहीं आते या कंफ्यूजिंग हो जाते हैं या लेंदी लगते हैं, तो यही तरीके से आपको एग्जाम में करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईयर 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, इन 25% पे मैंने हिट करके फटाफट से कैलकुलेट कर लिया प्रेजेंट वैल्यूज। नाउ अगेन हियर मी आउट प्रॉपर्ली, हाँ एक बार सुनना। ईयर 5 में मैंने टर्मिनल वैल्यू प्लॉट किया, यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू का जो डिस्काउंट रेट रहेगा वो क्या रहेगा? टर्मिनल वैल्यू का डिस्काउंट रेट क्या रहेगा? ईयर 6 का होगा कि ईयर 5 का ही रहेगा? टर्मिनल वैल्यू मैंने ईयर 5 पे जाके जब कैलकुलेट किया, एक बार मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब मैं ईयर 5 क्लोज करता हूँ और ये ईयर 6 है, ठीक है, मान लो। अब यहाँ से जब मैं टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने क्या कंसिडर किया? FCFF पे मैंने 1+G लिया। अरे हमने किया है ना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी, तो किया है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी, इसको डिवाइडेड बाय KE माइनस जी किया मैंने। तो यहाँ पे जो मेरे आने वाला था उसको मैंने लेके आ गया यहाँ पे जो मेरा आने वाला था ईयर 6 का, ये वाला फॉर्मूला लगा के जब मैंने कैलकुलेट किया टर्मिनल वैल्यू, तो वो आ गया एज ऑन द एंड ऑफ 5th ईयर। अब उसको मैंने को लेके आना टान के पीछे, अब उसको मुझे को टान के पहले लेके आना है, 5 ईयर के पहले लेके आना है, तो मैं ईयर 5 का ही डिस्काउंट रेट लूंगा। अब ICI ने क्या किया मेरे दोस्तों, यहाँ पे बात समझो। ICI ने क्या किया, एक बार मेरी बात सुनो। मैंने वही किया, ईयर 5 का लिया, मैंने प्लॉट किया, दिस इज द फिगर। अब मैंने कैसे किया, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, इंटरपोलेशन मैं कैसे करता हूँ, बात सुनो। 20% पे जब हमने किया था कैलकुलेट, तो ये आया था मेरा प्रेजेंट वैल्यू 165.198। 25% पे मैंने किया तो ये आया अभी, दिस इज द वैल्यू 31.0838 नेगेटिव में आएगा। हमारा ये पॉजिटिव था, रेट बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, इतना में आता है। अब मुझे चाहिए 0 एट वॉट रेट? X। अब इसको कैसे करना, हमेशा एग्जाम में इस तरीके से बना लेना, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। X माइनस, या जैसे भी आपको स्टार्ट करना, मैंने यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया, सॉरी वापस, 0 माइनस 165.598 किया मैंने ऊपर, डिवाइड किया दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस। जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं को मेंटेन करना। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं न्यूमरेटर में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस, अगेन मैं दिस माइनस दिस से स्टार्ट करूंगा, ये वाला सी ही यहाँ पे लूंगा, RHS में भी मैं यहाँ से लूंगा। यहाँ पे आप ऑपोजिट मत कर देना, इसको ऊपर नीचे मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर दिस माइनस दिस से स्टार्ट किया LHS में, तो RHS में भी दिस माइनस दिस से स्टार्ट होगा। इसको सॉल्व फॉर X करोगे तो आपका आएगा 24.21% का IRR, जो कि हमारा फिर मैच नहीं करेगा ICI, विच इज देयर थर्ड मिस्टेक। ICI का आंसर से मैच नहीं करेगा। क्लोजेस्ट क्या है बस मार्क कर लो, 24.68 ICI का आंसर होने वाला है। वाई? बिकॉज इधर देखो,
आईसीआई ने जब आईआरआर कैलकुलेट किया, आईसीआई ने जब आईआरआर कैलकुलेट किया तो जब 20% से हिट किया ना, तो उन्होंने लिया ईयर 5 का रेट सेम लिया फॉर बोथ टर्मिनल वैल्यू एंड ईयर 5 का जो ओरिजिनल था, ठीक है। लेकिन जब 25% से हिट किया ना, तो ईयर 5 में ईयर 6 का डिस्काउंट रेट ले लिया टर्मिनल वैल्यू के लिए, 0.262 को ले लिया इंस्टेड ऑफ 0.328। अब इस वजह से ये फिगर चेंज हो गया और इनका ओवरऑल कैलकुलेशन पूरा ही चेंज हो गया। नो अगेन दिस इज रॉन्ग, दिस शुड हैव बीन 0.328 बिकॉज यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम होगा। समझ में आ रही है? तो ये तीसरा मिस्टेक था, दिस इज द थर्ड मिस्टेक। ये 3 मिस्टेक्स की वजह से ना पूरा क्वेश्चन कंफ्यूजन से भर जाएगा। तो मैंने काफ़ी टाइम लेके आपको हेल्प किया इस क्वेश्चन में। प्लीज़ ये सॉल्यूशन आप खुद से करना, मेरी सॉल्यूशन देख लेना टेलीग्राम से, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो सर, एक ही क्वेश्चन में आज आप इतना टाइम लगा दियो, बाकी फटाफट हो जाएगा। मैं बताऊँ, बाकी फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। और 1 घंटे में पूरा वीडियो खत्म कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो एनालिसिस एंड लेवरेजेस। A manufacturing company which is presently growing at a good rate has a financial leverage of 3. DFL दे दिया 3 का. It has the present borrowings as follows. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? EBIT बाय इंटरेस्ट. आप फटाफट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, सब में कितना आएगा इसका। 60 लाख पे 12% करोगे तो कितना आएगा सर? 7,20,000 आना चाहिए। हाँ राइट, 7,20,000 आएगा। तीनों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 40 लाख पे 10%, 4 लाख। इस पे आएगा 1,60,000। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो आएगा प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000, 12,80,000। 12,80,000 आएगा। इंटरेस्ट आ गया 12,80,000। EBIT बाय इंटरेस्ट करना, अब EBIT निकालना है। EBIT निकालने के लिए DFL दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट करो, आ गया। अब हमारा DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT बाय EBT। EBT को मैं लिख सकता हूँ EBIT माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेटेड है 12.8 lakhs। Now this is equal to what? This is equal to 3। तो अब आप सॉल्व करोगे तो EBIT आ जाएगा। EBIT is equals to इंटू 3 करो 38, और अब आप इसको करोगे डिवाइड बाय 2, 19,20,000। दिस इज योर EBIT। नाउ ICR क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से EBIT बाय इंटरेस्ट। EBIT बाय इंटरेस्ट में फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तो 19.20 डिवाइडेड बाय 12.80 करोगे तो आएगा 1.5 आना चाहिए। हाँ 1.5। डन, ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ में आ गया? डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना था, सॉल्व करना तो हो जाएगा, इसमें कोई बेसी आपको दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आगे आओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लास्ट MCQ है ये शायद। हाँ यस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए और आपको बोला ट्रू फॉल्स निकाल कर दो। वेरी इजी। अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 indicates that for every 1 unit of equity the company can raise 2 units of debt। एब्सोल्युटली राइट। अरे डेट इक्विटी रेशियो क्या बोलता है भाई? 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो है तो क्या बोलता है कि मेरा 1 रुपये का इक्विटी के लिए 2 रुपये का डेट है। 1 रुपये का इक्विटी के लिए 2 रुपये का डेट है कंपनी पे, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ डेट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एन इक्विटी इशू, विच इज रॉन्ग। व्हाई? कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ डेट मतलब कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ डेट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द सोर्स ऑफ फाइनेंस और फ्रॉम डेट बेसिकली। तो कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट इज नॉट more than the cost of issuing equity, rather it is the opposite। So option number 2 is wrong। तो false और sorry, 1 is true, second is false, मतलब D, ये वाला आपका आंसर हो गया। डन, समझ में आ गया MCQs? यस, जो इजी है वो इजी लगेगा, समझ में भी आएगा, अच्छा भी फील होगा। लेकिन वो वाला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बार बार मैं पूरा बार वापस अगेन द सेम थिंग कि पूरी RTP में वो क्वेश्चन एक तरफ और बाकी पूरा RTP एक तरफ। ऑल दिस क्वेश्चंस आर इजी। फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस प्लानिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। क्या बोलता है क्वेश्चन? फटाफट से देख लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट निकालना है। बैलेंस शीट कैसे बनाना है? इसमें T फॉर्मेट में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेशियोज में T फॉर्मेट बैलेंस शीट खुद ICI बोलता है, और अब आप खुद देख लो, खुद ही बोल रहा है कि भाई T फॉर्मेट में दे दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, 1 सेकंड के लिए पॉज करना है। जो मान लो बिना सॉल्व के वीडियो देख रहा है, बाई एनी चांस कोई ऐसा स्टूडेंट है, तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो। ये डेटा है, आपको करना क्या है? सॉरी, आपको करना क्या है? आपको करना है कैलकुलेट
क्या कैलकुलेट सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे? ये डेटा देख के। सेल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, मैंने हिंट दिया है थोड़ा सा, शायद शायद हिंट दिया है, सेल्स दिया हुआ है। सर क्या हिंट दिया हुआ? तो हमें भी दिख रहा था। फटाफट से देखो, सुनो मेरी बात। कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? कभी भी ऐसा हो ना, एक बार हमेशा पीएनएल इमेजिन करो ना। तो बचपन में हमने क्लास 11 12 में सीखा था, पता है क्या? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमने सीखा था सर, एक ठो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। याद है ट्रेडिंग अकाउंट बनता था? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था सर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट बनाते थे। अब हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 के अंदर। बट पहले बचपन में हमने यही सीखा है, अकाउंट्स ऐसे ही सबने सीखा है। यहाँ पे जो हमारा आता था वो सीओजीएस आ जाता था। सीओजीएस आ जाता था यहाँ पे, इसमें हमारा कैलकुलेट होकर सीओजीएस आ जाता था ट्रेडिंग अकाउंट से। और पीएल में हमारा क्या आता था सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ आ जाते थे सारे। सारे इनडायरेक्ट खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ आ जाते थे। हम यहाँ पे इंटरेस्ट लेते थे पीएल अकाउंट में। पीएल में यहाँ पे 2 इंटरेस्ट भी लेते थे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला है तो 2 इंटरेस्ट नहीं आएगा। बाकी सारे जितने खर्चे दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग रेशियो निकालने में कैलकुलेट होता है, यूज होता है। याद आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से समझो, अब मेरी बात ध्यान से समझो, इधर आ जाओ। अब फटाफट से मेरे क्वेश्चन के आंसर में आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे को निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? देखो, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा टोटल कितना सेल्स था इनटू मेरा एनपी रेशियो दिया हुआ था 7%, तो आ गया नेट प्रॉफिट। मैं नेट प्रॉफिट क्यों निकाल रहा हूं आपको समझ में आगे आएगा। मुझे निकालना क्वेश्चन में क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खुद दिमाग में सोचो कैसे पहुंच सकता हूं मैं वहां तक। मैंने बोला था सेल्स दिया हुआ, सेल्स का पहला ही लाइन में यूज कर लिया मैंने। नेक्स्ट, अब बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। अब सोचो ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब जो बचा वो क्या बचेगा? सिर्फ वो बचेगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट टान के पीएल में लेके आते हो और वहां से आप सारे कैलकुलेशन, सारे खर्चे पुट करते हो तो आता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट कर दोगे तो आ जाएगा आपका सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे करेंगे दिखाते। लेकिन प्रॉब्लम बस क्या है? सब प्रॉब्लम एक ही है कि हमें लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नेट प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रहा है? तो हमें इंटरेस्ट और टैक्स को अब हटाना पड़ेगा। वो हटाएंगे, लेकिन पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगेन सेल्स यूज करके। सेल्स माइनस सीओजीएस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट। हमने बचपन से सीख के रखा है, ये सब क्लास 11 और 12 में भी आपने सीखा है, याद है कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया था? ग्रॉस प्रॉफिट आया सेल्स माइनस सीओजीएस, क्वेश्चन में गिवन था, पुट करोगे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन रीडिंग में मैंने टाइम नहीं लगाया बिकॉज क्वेश्चन वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेटा दिया हुआ था, फटाफट से आपको आगे बढ़ना है। मैंने आपके लिए वीडियो को काफी देर तक वेट किया था, आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालोगे कैसे। जिन बच्चों ने निकाल लिया वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ देम। जिनको दिक्कत हुई कोई बात नहीं, हमें सीखना ही तो है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट आया, टैक्स को ऐड किया। ऐड क्यों किया सर? बिकॉज हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस पीबीआईटी या ईबीआईटी, और ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आ रहा है? टैक्स कैसे हमने ऐड किया? नेट प्रॉफिट से हमने इंटू 100/70 कर दिया, इंटू 100/70 कर दिया और फिर 30% निकाल दिया, टैक्स आ गया। अरे मैंने ऊपर इंटू 100/70 कर दिया, 70% करते हैं ना। अगर हमने करना होता है, मान लो ईबीटी से पैट आना होता है, अगर पीबीटी से पैट आना होता है तो 100 रुपये का अगर पीबीटी है तो पैट कैसे आते हैं? हम इंटू 70% करते हैं, तो उसका उल्टा कर दिया मैंने और फिर 30% इंटू किया तो आ गया टैक्स। ईबीटी आ गया इससे। अब इससे अब ऐड इंटरेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट भी हमारा देखो गिवन था, इंटरेस्ट भी गिवन था, ऐड इंटरेस्ट कर दिया तो आ गया ईबीआईटी 8,05,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट अब हमने इसमें यूज किया, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दिया ईबीआईटी को, तो आ गया आपका व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बी माइनस ए, बी माइनस ए। समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया था? यहाँ से। डन है? इजी लगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कैलकुलेशन? अच्छा क्वेश्चन था, है ना? यस, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हो जाता। बैलेंस शीट बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया, काफी डेटा क्वेश्चन में दे दिया था। अब एक एक रेशियो एनालिसिस का ये बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन इज वेरी मच लाइक अ ट्रेजर हंट। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि ट्रेजर हंट है, आपको क्लू बाय क्लू, क्लू बाय क्लू आगे बढ़ते जाना है। आजकल वो चल रहा है ना मिस्ट्री रूम्स,
वो मिस्ट्री रूम जैसा है कि एक एक क्लू करके आपको सॉल्व करते चलो, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लू पे बढ़ते जाओगे। हिंट क्या है सर, मिस्ट्री रूम में हमें हिंट भी मिलता है। हिंट क्या है, क्वेश्चन ही आपका हिंट है, जो डेटा दिया है वही आपका हिंट है, ठीक है ना। अब इधर देखो वर्किंग नोट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मैंने स्टार्ट किया, सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री, मुझे मालूम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है। मैंने इतना सुंदर से आपके लिए ट्राई किया है कि फॉर्मूला को ग्रीन में लिखा है, स्टेप्स को ब्लू में लिखा और आंसर्स को रेड में लिखा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो रेड में है, ठीक है। इससे मेरा आ गया इन्वेंट्री, मेरा बैलेंस शीट फॉर्मेट है, मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से रेफर किया है, कौन सा फिगर कहाँ से है, वो भी रेफरेंसिंग दिया हुआ है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया ये आपके लिए। इससे आगे मेरा इन्वेंट्री, मैंने इन्वेंट्री पुट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, 2,40,000, ईजी। एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं हम, एवरेज इन्वेंट्री तब लेते हैं जब ओपनिंग स्टॉक का डिटेल दिया हुआ हो। ओपनिंग स्टॉक का डिटेल नहीं है, वी अज्यूम ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज सेम, तो दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इज वेरी मच इक्वल टू देन द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। करंट रेशियो, करंट रेशियो कैसे आएगा, करंट एसेट्स पे करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में तो करंट एसेट्स आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। कैसे, इधर देखो, अब करंट लायबिलिटीज का क्वेश्चन में सिर्फ पेबल्स और कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटीज के नाम में देखो सिर्फ पेबल्स और कुछ नहीं, इधर देख लो वापस बैलेंस शीट, तो अगर सिर्फ पेबल्स है तो करंट लायबिलिटीज दी हुई है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, सॉरी अगर मैंने करंट एसेट्स बोला होगा बाई चांस गलती से, तो करंट लायबिलिटीज दी हुई है। आप करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो इंटू 2 दिया हुआ था, तो कर लो 6 लाख का करंट एसेट्स आ गया। तो अब कैश कैसे आएगा सर, कैश कैसे आएगा देख लो, रिसीवेबल्स 3 लाख गिवन है, स्टॉक हमने निकाल लिया, हमें पता है कि टोटली 6 लाख है, तो ये 60,000 का आ गया कैश। रिसीवेबल्स देख लो गिवन है, रिसीवेबल्स गिवन है, क्वेश्चन इजी कर दिया, रिसीवेबल्स वगैरह का फिगर देके इजी कर दिया क्वेश्चन। इससे टफ क्वेश्चन हमने पहले किया, इवन आईसीआई ने भी पहले दिया है इससे टफ क्वेश्चन। नंबर 3 डिबेंचर्स कैसे आएगा, सबसे इजी, कैसे आएगा डिबेंचर्स, देखो अगेन 15% डिबेंचर्स का 1,05,000 फिगर दिया हुआ है, तो 1,05,000 डिवाइड बाई 15% कर दो, आ गया आपका डिबेंचर 7 लाख का, 7 लाख का आ गया डिबेंचर्स, इजी। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप एक एक फिगर लेके बस करते चलो, एक एक करके पहलू को खोलते चलो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कैसे आएगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है 25%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है 25%। व्हाट इज नेटवर्थ, हमेशा एक चीज ध्यान रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी, ओनली इक्विटी, ये सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स, हमेशा ध्यान रखना प्लीज। हाँ, तो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ मतलब, रिटर्न नेटवर्थ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। नेट प्रॉफिट हमने निकाल चुका है, हमने ऊपर ही 4,90,000 कहाँ निकाला था, यहाँ पे 4,90,000 यहाँ निकाला था नेट प्रॉफिट, तो 4,90,000 बाई 25% कर दो, तो आ गया मेरा नेटवर्थ, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का काम बन गया। अब इस समय से डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना, वो भी क्वेश्चन में दे दिया, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे बोल रहा क्वेश्चन, तो कर दे, जो वो बोल रहा हो करते चल। रिटर्न नेटवर्थ दिया हुआ था, तो ये आ गया 13,72,000 और 5,88,000, उसको भी प्लॉट कर दिया, पूरा लाइबिलिटीज कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट, तो बचा ये मेरा बैलेंसिंग फिगर, टोटल सेम। दिस इज हाउ द सम विल बी डन। इजी क्वेश्चन था, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 which question number 5 which is from the chapter of cost of capital. We will start question number 5. Okay guys, क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, क्या क्या निकालना है, WACC बोल रहा है, एडिशनल डेट का बोल रहा है, रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट है, इक्विटी का कॉस्ट है, डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, पहले दिया हुआ है क्वेश्चन, मालूम है ये पहले के PYQs RTPs में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वापस उठा के दे रहा है, सर AI का जमाना आ गया फिर भी क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो फटाफट से अपने इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, मेरे संग संग पढ़ो एक बार। लावण्या लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 20 lakhs फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स, 20 लाख का एडिशनल फाइनेंस रेज करने वाला अपना इन्वेस्टमेंट प्लान्स को मीट करने के लिए लावण्या लिमिटेड एक कंपनी की नाम है। इट हैज रुपीज 4,20,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोज। उसके पास 4,20,000 आउट ऑफ 20 lakhs 4,20,000 उसके पास है एज रिटेन्ड अर्निंग्स, एज रिजर्व एंड सरप्लस में पहले से पैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और डिटेल दिया हुआ है कि डेट इक्विटी का क्या मिक्स होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे है, EPS वगैरह बहुत सारी बातें दी हुई है, फटाफट से आप नज़र घुमा लो, फटाफट से देख लो। डेट टू इक्विटी है 3:7, मतलब 3 रुपये का डेट रहेगा, 7 रुपये का इक्विटी रहेगा, 10 रुपये का कैपिटल में, इस तरीके से बांटना है। कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया, लेकिन बिफोर टैक्स का फिगर है
हमेशा केडी जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है दैट इज ऑलवेज 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 पोस्ट टैक्स, दैट इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स। अप टू 3,60,000 तक 8% बिफोर टैक्स है, लेकिन बियॉन्ड 3,60,000 जो होगा वो 12% हो जाएगा, ठीक है। ईपीएस क्या है? डेट टू इक्विटी मिक्स था 3:7, हाँ। ईपीएस क्या है? 5। डिविडेंड पे आउट दिया 40%। पे आउट अगर 40% है तो हमारा रिटेंशन कितना है? 60%। रिटेन अर्निंग्स कितना है? 60% दे ही दिया, थैंक यू। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स क्या? 10%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स 10% है मेरा। कितना मैं रिटर्न कमा पा रहा हूँ अपने रिटेन अर्निंग्स में? अपने इक्विटी में 10% है। करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 53 और टैक्स रेट दिया हुआ 30%, वेरी गुड। अब हमें क्वेश्चन को करना है सॉल्व। कौन करेगा सर? ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हु विल डू? सर आप ही करेंगे ऑब्वियसली। अरे सारा क्वेश्चन हम करेंगे तो आप क्या करेंगे सर? फटाफट से आप एक बार ट्राई करो, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, वरना मैं तो हुई। डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने ट्राई किया, वेरी गुड। वीडियो पॉज कर लो प्लीज, ट्राई कर लो और मेरी बात आप ध्यान से सुनो। यस, 20 लाख का बोल रहा है एडिशनल फाइनेंस निकालना है, रेज करना है, और 3:7 का डेट इक्विटी मिक्स है। मतलब कि 20 लाख को अगर बांटोगे तो 6 लाख और 14 लाख में बट जाएगा। 6 लाख होगा डेट, 14 लाख होगा इक्विटी, और 14 लाख में से 4,20,000 ऑलरेडी है। 4,20,000 ऑलरेडी है तो मतलब 9.8 लाख का इक्विटी ही रेस करना, और 6 लाख का डेट बट जाएगा 3,60,000, और यहाँ आएगा 2,40,000 में, और यहाँ रहेगा 3,60,000 पूरा। हल्का हल्का मैं हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच रहेगा, कैसे पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें तो। और बाकी सारी बातें हैं, बाकी सारे स्टेप्स को करने में यूज आएंगी, ठीक है। पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। अब देख लो कैसे सम को सॉल्व करना, अप्रोच करना है। देखो क्वेश्चन में है टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख का। जैसे मैंने आपसे कहा डिस्ट्रीब्यूट करना हमें बिटवीन इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ 3:7 जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो बांट दे 14 लाख और 6 लाख में। अब पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस अब कैसा दिखेगा वो इधर देखो, कैसा पैटर्न दिखेगा। इक्विटी होगा 14 लाख माइनस 4,20,000 9,80,000 जो मैंने कहा। रिटेन अर्निंग्स होंगे देंगे 4,20,000। डेट हो गया मेरा ये दोनों में ब्रेकअप हो गया 3,60,000 और 2,40,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख। दिस इज द पैटर्न। इजी। पैटर्न मतलब बेसिकली क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे कंपनी का कैपिटल सोर्स दिखेगा, दैट इज द पैटर्न, ठीक है। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, सर ये पैटर्न क्या पूछ लिया। कुछ नया हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है और ना ही पूछ सकता है एग्जाम में। आपका सिलेबस में ऐसा कोई नया कोई चीज है नहीं जो आपने नहीं पढ़ा होगा। चाहे आपने हमारा रिवीजन वीडियोस क्लासेस कुछ भी देखा होगा पढ़ा होगा, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमारा नहीं पढ़ा हुआ में से कुछ आ गया। अगर आ गया तो वो सबके लिए वैसा बहुत नया होगा। मान लो सीए फाइनल से कोई कंसेप्ट आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो ये नया कुछ नहीं था, इजी स्टेप था, समझ में आया, इजी। यस। पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। क्यों? बिकॉज सेकंड सब पार्ट में क्या मांग रहा है देखो, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट का हमारा पोस्ट टैक्स एवरेज। वेरी इजी, सबसे इजी पार्ट है ये तो, क्योंकि 3,60,000 बाई 6 लाख हमारा 8% का दिया हुआ था बिफोर टैक्स था, तो उसको पोस्ट टैक्स किए। फिर 2,40,000 बचा आउट ऑफ 6 लाख, तो वो अगेन हमारा पोस्ट टैक्स किए, तो ये आ गया 6.72%। इसमें मुझे नहीं लगता आपको किसी को दिक्कत हुई होगी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी। नाउ थर्ड पार्ट क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना। वेरी इजी। रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला मैंने अगेन आपके लिए ग्रीन में लिख दिया। D0 है हमारा ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट, तो D0 आ गया। D0 पे हमें D1 करना होता है। ईपीएस इंटू पे आउट करोगे तो D0 आएगा। प्लीज हमेशा ध्यान रखना है सारी चीजों को, बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन में जब तक देगा नहीं ना कि इट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर ईयर 1 पोस्ट, कुछ ऐसा कुछ भी हिंट देगा ना, तभी आप मानना D1 है, नहीं तो हमेशा D0 ही अज्यूम करना, ठीक है। G is what? G is growth rate is what? Retention ratio into return on equity। तो ये हमारा आ गया G 0.6 इंटू 10, 0.6 दिया हुआ था, और 10% क्या रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ था। ये 10% दिया हुआ, ये 60% दिया हुआ, तो 6% आ गया G। अब सिंपली के आ गया। के इज वॉट? D1 बाई P0 प्लस G। सारे फिगर्स आप रेडी हैं, पुट करो, आ गया 10%। अब अगर के 10% है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ नहीं है, तो के आर विच इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी क्या रहने वाला है सर? के इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू 10% बिकॉज नो फ्लोटेशन कॉस्ट डिटेल हैज बीन मेंशन्ड। इस तरीके से आप लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट WACC मांगा था लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में क्या बोला? WACC करके दे दे भाई। WACC फटाफट निकाल दो, इजी। सोर्स हमें पता है सारा, सोर्स हमें सारा पता है।
अब हमने बुक वैल्यूज भी पता है, हमने नंबर पार्ट ए में ऑलरेडी निकाल रखा है सारा चीज़ को। वेट अभी अगेन मैंने निकाल लिया फटाफट से यहाँ पे। कॉस्ट मैंने निकाल के रखा है बाकी सारे पार्ट्स में। WACC आ गया 9.016 और 9%। जैसे भी आप एग्जाम में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस तरीके से ना दोनों आंसर लिख के आ जाया करो एग्जाम में, एक इस तरीके से भी और 9%। सिर्फ 9% लिख के मत आना, हो सकता है एग्जामिनर एक नंबर काट ले। अगर उसके आंसर की में आईसीआई ने 9.016 लिखा होगा ना तो एक नंबर काट लेगा। तो इस तरीके से दोनों आंसर आप लिख के आ जाना सेफ साइड के लिए, ठीक है। डन है? क्वेश्चन इजी था? हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई हार्डनेस था ही नहीं सर, कोई टफनेस हो, कुछ मजा आए, कोई मसाला हो ऐसा क्वेश्चन में तो मजा आएगा, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही है। क्या बोलता है क्वेश्चन फटाफट से देख लो, खुद से ट्राई करो साथ साथ फिर देखो। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज ₹50 लाख। एबीसी लिमिटेड 50 लाख रेज करने वाला है, किस चीज के लिए? फॉर अ मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ा कुछ एक्सपेंशन होने वाला है, उसके लिए 50 लाख रेज करेगा। उस कैसे करेगा? इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शन है उसके पास, 3 ऑप्शन है, एक है इक्विटी से कर लो, एक है सिर्फ डेट से कर लो, तीसरा है सर मिक्स से कर लो ऑफ बॉट, मिक्स से कर लो ऑफ बॉट इक्विटी एंड डेट। अब आप बताओ किससे करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इक्विटी से करोगे तो नया इक्विटी शेयर इशू करना होगा, बाकी फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आप आपका इससे हेल्प होगा। डेट फाइनेंसिंग करना होगा तो बोरो करना होगा हमें, एट द रेट सर्टेन इंटरेस्ट रेट लगेगा बोरो करने में। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ 2% ऑन फेस वैल्यू। द लेंडर इम्पोजेज अ डेट कोविनेंट लिमिटिंग द आईसीआर टू मिनिमम ऑफ T.5। ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और द EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट शुड बी एट लीस्ट 2.5। हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा हायर द बेटर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा EBIT होना चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी में, वो अच्छी साइन होती है। तो हायर द बेटर, तो मिनिमम इसलिए बोल रहा है 2.5 होना ही चाहिए, ठीक है। मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग द थर्ड ऑप्शन। इंडिपेंडेंटली तीनों ऑप्शन को सोचो, नंबर्स में मत सोचो इतना सारा नंबर आ गया, अब भूल जाओ, पहला 2 में क्या पढ़ा भूल जाओ, ठीक है ना। अब सीधा थर्ड में फ्रेश दिमाग से पढ़ना। 25 लाख रेस करेगा इक्विटी से, 25 लाख करेगा डेट से। इक्विटी से करेगा तो वापस कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू करने पे कुछ खर्चा लगता है, अंडर राइटिंग कराना, ब्रोकरेज कराना, प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे काफ़ी सारे खर्चे लगते हैं, तो वो हमारा 0.5 रुपया वहाँ लगेगा। 10 रुपये का इशू प्राइस है, ठीक है। रेस 25 लाख थ्रू डेट एट द रेट 12%, अगेन फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा यहाँ पे भी 2% का। डन। अब कुछ एडिशनल डिटेल्स दिया हुआ है, एक प्रोजेक्ट का EBIT दे दिया, EBIT दे दिया, आपको बहुत हेल्प होगा आगे का इंडिफरेंस पॉइंट वाला एरिया को सॉल्व करने में। कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी क्यों दिया आपको समझ में आ ही रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर 10 लाख यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया था, वैसे तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दिया। तो RM और बीटा दे दिया हमारा CAPM के लिए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के लिए, उससे हम निकाल लेंगे फटाफट से की। अब देखो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन क्या क्या हमें निकालना है। कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड, कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द ईच फाइनेंसिंग मेथड आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। हमें निकालना है नेट प्रोसीड्स, जो NP होता है ना फॉर्मूला का, NP नेट प्रोसीड्स, वो निकालना है, और क्या नया शेयर इशू करना है वो बताओ। आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑप्शन को मैंने आपके लिए कंपैरिजन अच्छा से हो पाए इसलिए इस तरीके से बना दिया। एग्जाम में आप एक के नीचे एक बनाना हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, मैंने हर क्वेश्चन ना नया पेज से स्टार्ट किया। दिस इज माय न्यू पेज, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको भी वो करना है। ये कोई पेज की कमी है क्या? आप एग्जामिनेशन फीस देते हो ना, 2500 रुपये 3000 रुपये कुछ आपके अराउंड उस एग्जामिनेशन फीस लगता है, तो कोई पेज की कमी तो है नहीं, एग्जामिनेशन फीस दे रहे हो तो वसूलो, जितना पेज चाहिए उतना पेज यूज़ करो। वैसे भी बहुत मोटा बुकलेट मिलता है आपको, उसको भी ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 बार भी कर लोगे तो भी शायद ख़त्म नहीं होगा। आ जाओ। इक्विटी नेट प्रोसीड्स निकालना है, कैसे निकलेगा? ओहो सॉरी, यस, हाँ, इक्विटी में अब देखो नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा। ₹10 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर दो, 10 रुपये का हमारा इशू प्राइस होता है, तो आ गया 9.5 रुपये का नेट प्रोसीड्स। इजी सिंपल है ना नेट प्रोसीड्स निकालना, तो कि कितना हमारा रुपया मिलता है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर दो। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया रहता 20% मान लो, तो इंटू 80% कर देते तो भी आ जाता उस तरीके से।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएगा? अब हमें चाहिए 50 लाख रुपए और हमारा नेट प्रोसीड से 9.5 से डिवाइड करो तो इतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। इजी क्वेश्चन बता, 1 और 3 के लिए इक्विटी शेयर्स में निकाल के दो। नेट प्रोसीड सेकंड वाले के लिए कैसे होगा? डेट के लिए 50 लाख निकालना है, 2% का अगेन बोला हुआ था तो नेट प्रोसीड्स आ गया 49 लाख। और इक्विटी एंड डेट दो मिक्स वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 के नेट प्रोसीड्स अगेन कैसे आएगा? तो अलग अलग आएगा बिकॉज इक्विटी का भी कंपोनेंट है, डेट का भी कंपोनेंट है। तो इक्विटी का नेट प्रोसीड्स कैसे आएगा? अगेन 9.5, 0.5 का बोला है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला 0.5 का आपका यहाँ पे, यस 0.5 का आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कैसे आएंगे आपके? अगेन कितना आपको निकालना है? 25 लाख लेना है, देखो 25 लाख रेस करना है, 25 लाख रेस करना है और डिवाइड कर दो 9.5 से। दिस इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। और नेट प्रोसीड्स डिवेंचर के लिए क्या होंगे? हमारे को 25 लाख चाहिए सर, 25 लाख इंटू 98% बिकॉज 2% का हमारा क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। और 24,50,000 का नेट प्रोसीड्स आ गया। ईजी है। इससे आप ग्रॉस बोरिंग वगैरह भी निकाल सकते हो एग्जाम में दिखाने के लिए, और यहाँ पे आपको आगे दरकार पड़ेगा। आ जाओ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फॉर डेट ऑप्शंस in option number 2 and 3, check if the ICR complies with the covenant of minimum of 2.5। ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए बोरिंग पता होना चाहिए। बोरिंग पता कैसे चलेगा? कि हमें कितना रुपया निकालना है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 98% से। वाई? बिकॉज 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट कट रहा है। तो 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट कट रहा है, मतलब अगर x इंटू 98% करूंगा तो मुझे 50 लाख तो हाथ में चाहिए। तो x इंटू 98% इज 50 लाख, तो 50 लाख बाय 98% कर दूंगा तो मेरा आ गया x। समझ में आ गई? तो मेरा इंटरेस्ट अब आएगा ये x जो आया उसका 12%, बिकॉज 12% वॉज द रेट, तो दिस इज द इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्वेश्चन में 15 लाख दिया हुआ था, कहाँ पे दिया हुआ था देख लो वापस, यहाँ पे दिया हुआ था। डन। तो अब आईसीआर आ गया 15 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 2.4 पॉइंट विच डज नॉट कॉम्प्लाई। वाई डिड डज नॉट कॉम्प्लाई? बिकॉज ये 2.5 का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था कोविनेंट में था वो चीज नहीं सफाइस हो पाया, नहीं ऑनर हो पाया। ठीक है, समझ में आ रही है? आगे बढ़े। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अंडर ऑप्शन 3 बोल रहा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अंडर ऑप्शन 3 बोल रहा, फटाफट से देखो। अगेन ग्रॉस बोरिंग निकाल लो सेम तरीके से। यहाँ पे 25 लाख का ही लोन था सिर्फ, तो 25 लाख बाय 98% इतना आ गया, इस पे 12% इतना आ गया, और यहाँ पे अगेन 15 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 4.9 टाइम्स। तो विच 100% कॉम्प्लाइज बिकॉज बहुत अच्छे से 2.5 के नंबर को क्रॉस कर गया। डन। अब आ जाओ नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? अगेन देखो, कंप्यूट ईपीएस अंडर इच ऑप्शन। वेरी इजी। तीनों ऑप्शन को यहाँ पे प्लॉट करो। जो मैंने आपको बोला ना ईपीएस निकालने के लिए काम आएगा, जो आपका ईबीआईटी दिया हुआ था, ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन समझ लो आ गया। ये फॉर्मेट में हम करते हैं सॉल्व फॉर क्वेश्चंस को एग्जाम में। ये फॉर्मेट 100% एक्सेप्टेबल है। आपको अलग अलग 3 बार इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आईसीआई ने बहुत ही लेंदी प्रोसेस से किया भाई साहब। आप ऐसे एक बार में कर देना, टाइम भी बचेगा, जल्दी भी होगा, राइट भी होगा, और प्रेजेंटेशन सुंदर भी लगता है। ईबीआईटी 15 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन में 0, ओनली डेट का ऑप्शन रहेगा तो कैलकुलेट किया है हमने ऊपर, डेट प्लस इक्विटी रहेगा तो भी कैलकुलेट किया, वहां पे प्लॉट किया, आ गया ईबीटी। टैक्स रेट 30% दिया हुआ था, पैट आ गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेन 10 लाख वाज द मिनिमम विच वाज द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। एग्जिस्टिंग था तो वो हमेशा आपको लेना है, और एडिशनल जो हमने इशू किया, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, तो 15 लाख समथिंग, तो ये आ गया। यहाँ पे हमने कोई इक्विटी इशू नहीं किया तो सिर्फ 10 लाख जो एग्जिस्टिंग है वो डिवाइड होगा, और यहाँ पे अगेन 10 लाख प्लस जो एडिशनल हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो किया, तो 12 लाख समथिंग आया। सॉरी, यहाँ पे 10 लाख प्लस 2 लाख समथिंग आया, तो ये 12 लाख समथिंग आया। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे टोटल शेयर्स को। दिस विल गिव मी माई अर्निंग्स पर शेयर। मैंने कैलकुलेट किया 0.69, 0.62, 0.66। अब देख के प्राइमा फेसी क्या लग रहा है सर? प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट। वाई? बिकॉज वहां पे 0.69 विच इज द हाईएस्ट ईपीएस मिल रहा है मुझे। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या, एक बार देखो मेरे संग। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो क्या बोला। कंप्यूट द डब्ल्यूएसीसी अंडर ईच ऑप्शन कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड कैपिटल रेज्ड। डब्ल्यूएसीसी अंडर ईच ऑप्शन बोला है। डब्ल्यूएसीसी अंडर ईच ऑप्शन मतलब अपना कितना कितना कॉस्ट लग रहा है अंडर ईच ऑप्शन। इक्विटी का सबसे इजी है फॉर्मूला, मैं बैठा दो, सारे डिटेल्स दिए हुए थे, तो आ जाएगा 15.6%। सीएपीएम का क्या फॉर्मूला होता है? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ध्यान रखना क्वेश्चन में ना, यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा, मार्केट रिटर्न दे देगा विच इज आर एम, कभी दे देगा मार्केट रिस्क प्रीमियम या इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो हो गया आर एम माइनस आर एफ। ठीक है,
ध्यान रहेगा ये बात। हाँ सर, डेट ऑप्शन के लिए निकालो फिर, और फिर इक्विटी प्लस डेट ऑप्शन के लिए निकालो। ये 3 ऑप्शन के लिए 1 2 एंड 3। डेट के लिए के डी इंटू आई माइनस के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी। वो कैसे आएगा, 12% इंटू 1 माइनस 0.3, तो आगे 8.4%। इक्विटी प्लस डेट ऑप्शन के लिए कैसे आएगा, के ओ कैसे आएगा सर। अब यहाँ पे बोल रहा है इक्विटी प्लस डेट ऑप्शन के लिए, और निकालना है वेटेड एवरेज। तो मैंने लिया 25 लाख जो मुझे चाहिए इक्विटी से, और डिवाइड किया इक्विटी का या इक्विटी प्लस डेट का टोटल वेट। और टोटल कैसे आएगा सर, टोटल आएगा 25 लाख फ्रॉम इक्विटी प्लस जो हमने किया 25 लाख डिवाइडेड बाय 98%। 25 लाख डिवाइडेड बाय 98% किया था ना 25.51 वाला निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए, क्योंकि 2% का मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट कट रहा था। तो उसको डिवाइड करके इतना प्लस इतना इक्विटी से आएगा, और ये हमारा आ गया टोटल, ऊपर आ गया 25 लाख फ्रॉम इक्विटी, और इक्विटी का हमने किया यहाँ पे के इंटू सिंपल वेटेड एवरेज जैसे करते हैं वही मैंने किया है। वेट्स समझा रहा था मैं आपको यहाँ पे, बस ये वेट समझाने के लिए मैंने दो बनाया डिटेल में। सेकंड अब डिबेंचर के लिए ये 255 ऊपर आ गया, ये 25 नीचे आ जाएगा, सॉरी ये 255 ऊपर आ जाएगा, और 2551 तो यार डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। तो आपका आ गया ये वेट इंटू आपने कर दिया वापस के डी, तो आ गया आपका WACC अंडर ऑप्शन 3। डन है, यस। अब आपको एडवाइस करने बोला था क्वेश्चन में, एडवाइस कर दो फटाफट से। क्या एडवाइस करोगे बोलो, क्या एडवाइस करोगे, कौन सा ऑप्शन अच्छा है बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कैसे एडवाइस करोगे। सर ईपीएस ऑप्शन 1 में अच्छा था तो वो एडवाइस कर दें क्या, सर ईपीएस अंडर ऑप्शन 1 सबसे अच्छा था वो एडवाइस कर दे क्या। ऑप्शन 2 तो एडवाइस नहीं होगा, बिकॉज वो डेट का कोविनेंट मैच नहीं कर रहा था ना, वो 2.5 को ब्रीच नहीं मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ऑप्शन 2 तो क्रॉस हो गया। अब ऑप्शन 3 में ध्यान दो, हमारा इक्विटी प्लस डेट वाला जो ऑप्शन है, इक्विटी प्लस डेट वाला जो ऑप्शन है मेरा, वो मेरा मीट कर रहा है डेट कोविनेंट को भी, और उसका कॉस्ट इज लेस देन द ओनली इक्विटी ऑप्शन। एग्जाम में चाहो तो एक टेबल बना के उसको टिक क्रिस क्रॉस करके ऐसा करके आ सकते हो, नहीं तो इस तरीके से लिख भी सकते हो जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है ना ये लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सोचना है कि कॉस्ट मेरा कहाँ पे कम पड़ रहा है, इक्विटी प्लस डेट में कम पड़ रहा है, और मेरा डेट का कोवेनेंट भी मैच कर रहा है, और उसका ईपीएस भी ढंग का है, सबसे ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा ईपीएस बिकॉज इसमें इंटरेस्ट का नहीं था। यहाँ पे 0.66 का ईपीएस भी है विच इज़ ऑल्सो गुड। तो अल्टीमेटली आप रेकमेंड करोगे सर कि इक्विटी प्लस डेट को आपको ऑप्ट करके आना है। डन है, यस डन है क्या, हाँ सर। सबका फेवरेट चैप्टर से क्वेश्चन है जिसका एग्जाम में 5 में से 5 मिलना कंपलसरी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन गलती कभी नहीं होना चाहिए, क्राइम हो जाएगा सर। एग्जाम में लेवरेज का क्वेश्चन में किसी को मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ सर। सो लेवरेजेस का क्वेश्चन है बहुत ही इजी, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। फटाफट से देख लो मेरे संग, फटाफट से मेरे संग देख लो, आ जाओ। ट्राई कर लेना, मैंने टाइम दिया आपको, ठीक है, आ जाओ। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दो कंपनी है, टू मिड साइज कंपनी से, वेरी गुड कंपेरेटिव है, बहुत अच्छी बात है। फिर नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ है सर, लेवरेज करना है। अब आ जाओ, मैनेजमेंट जो एक्स लिमिटेड हैज डिस्क्लोज दैट द कंपनी इज करेंटली ऑपरेटिंग विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ऑफ 0.1667। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ कितना, 0.1667, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.1667 करोगे तो आ जाएगा आपका कितना, डॉल 6 टाइम्स आ गया, डॉल आ गया 6 टाइम्स। 1 डिवाइडेड बाई एमओएस या मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिव्स यू डॉल, हमें पता है। इन कॉन्ट्रास्ट वाई हैज मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ एक्स लिमिटेड, तो इसका डॉल कितना आएगा, 3 टाइम्स। अरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा तो आंसर हाफ हो जाएगा ना, मतलब तो 6 का डिवाइड बाई 2 कर दो तो 3 टाइम्स। ये किसका डॉल आ गया। बोथ कंपनीज मेंटेन अ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ 3, दोनों कंपनीज का फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, 3 का है। द वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60% एंड 50% एक्स एंड वाई के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, एक्स एंड वाई का हमारा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब कि 100 रुपये का सेल्स है तो 60 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है एक्स के लिए, और 100 रुपये का सेल्स है तो 50 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है वाई के लिए। वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना हो गया, 40%, और यहाँ पे तो 50 है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो भी 50% हो गया। वाई, बिकॉज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, शांति से सोचो तो खुद से भी आप हाँ बोलोगे, आपके मन में आएगा हाँ ठीक ही तो बोल रहे हो सर, ठीक है। आगे बढ़े, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट
एक्स लिमिटेड इंकर्स एन एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ₹30,000। एक्स का 30,000 का खर्चा इंटरेस्ट का दे दिया। वाई इंकर्स एन इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज 300% हायर देन एक्स। क्या बोल रहा है ये? एक्स का है 100 रुपीज का खर्चा अगर, तो वाई का बोल रहा है 300% हायर। तो 300% कितना होगा? मतलब एक्स का 100 प्लस 300% ऑफ 100, मतलब टोटल हो गया 400। मतलब कि 4 गुना, 4 टाइम्स और 300% हायर। तरीका देखो इंग्लिश लिखने का और समझने का। 300% हायर को 300% मत करके आ जाना, सिर्फ 3 टाइम्स नहीं है ये, 300% हायर है, मतलब 4 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, याद रहेगी? हाँ सर। विच अफेक्ट्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत अच्छी बात है। इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला, हमारा फेवरेट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम, विच इज अगेन व्हाट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स गिव्स पैट, पैट से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमें आफेश देता है, आफेश से हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमें अर्निंग्स पर शेयर देता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस विद रीजंस बेस्ड ऑन लेवरेजेस। लेवरेजेस के सामने हमें बोलना है कि एक्स और वाई में कौन सी अच्छी कंपनी लगती है। इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। ये था हमारा इनकम स्टेटमेंट। जो आंसर्स वाले एरिया मैंने उसको रेड में लिखा है एज मैं आई टोल्ड यू। इंटरेस्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000 और इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 300% हायर और 4 टाइम्स। हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो एक कॉपी में लिख सकते हो। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि कभी भी आपको सुनो, पढ़ते समय आपको समझ में कोई रनिंग नोट्स आपने ले लिया तो उसको लिख लिया एक जगह, एग्जाम से पहले या फाइनल रिविजन से पहले फटाफट उसको गो थ्रू कर लिया। ठीक है। अब वर्किंग नोट्स में आ जाओ। हमने एमओएस तो आपको निकाल के दे दिया था 6 टाइम्स और 3 टाइम्स, डीएफएल 3 टाइम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एक्स लिमिटेड के लिए डीएफएल से हमने सम को सॉल्व करने का कोशिश किया। ईबीटी प्लस इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? ईबीआईटी हुआ ना। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर ईबीटी होता है तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट ईबीआईटी होता है। तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई ईबीटी इज 3। ईबीटी प्लस 30,000 जो इंटरेस्ट दिया हुआ था, दिस इज 3 टाइम्स ईबीटी। कैलकुलेट करोगे तो ईबीटी 15,000 आ जाएगा। इजी साइमल्टेनियस इक्वेशन, इजी अलजेब्रा क्वेश्चन है, आप कर लोगे अलजेब्रा सॉल्विंग। वाई लिमिटेड के लिए भी सेम। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखने का क्या, फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको चाहो तो आप ग्रीन से कर सकते हो, बिकॉज सर फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, डन। अगेन यहाँ पे देखो सेम तरीके से ईबीटी निकल जाएगा वाई के लिए भी, तो मैंने प्लॉट किया अब ईबीटी। ये आ गया 15,000 60,000। अब ये है तो ये आ गया, ये आ गया, अब ये भी आ गया। ईबीटी आ गया, टैक्स रेट मालूम है 30% है तो पैट आ गया। अब ये पता तो ईबीआईटी पता है, बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ तक तो सम बन गया फॉर बोथ द कंपनीज। ठीक है। अब हम ऊपर वाला एरिया का भी बात करते हैं। अब डॉल क्या है? डॉल है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन इज डॉल जो 6 टाइम्स है, जो है एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है। तो 6 इंटू ईबीआईटी कर दो। ईबीआईटी हमें पता है कितना है सर, 45,000 इंटू 6 कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 45 इंटू 6 करो, 2,70,000 का कंट्रीब्यूशन। सेम तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम तरीके से 5,40,000 यहाँ पे भी आ गया। एक कंपनी का समझा दूंगा, सेकेंड कंपनी का सेम है। सेल्स कर दो अब 2,70,000 डिवाइडेड बाय 40%, बिकॉज 60% था वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मतलब 40% क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन रेशियो जो मैंने आपको बोला। तो सेल्स इंटू 40% इज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 40% इज सेल्स। तो ये आ गया सेल्स। अब आ गया बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरा, या इंटू 60% कर दोगे तो आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी। इजी था ये क्वेश्चन तो इजी है, बहुत ही वेरी इजी। हाँ, इसमें कोई माथा बच्ची और आपको दिक्कत होगी नहीं। सिमिलरली वाई के लिए आप कर लेना। एडवाइस दे दो फटाफट से, क्या एडवाइस दोगे? मेरे को तो देख के यही समझ में आ गया था कि सर वाई का मेरा पैट ज़्यादा है और वाई का मेरा रिस्क या लेवरेज कम है। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज वाई का हाफ है सीधा, और उसका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है? देखो, और इवन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोनों का सेम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी मैंने निकाल दिया, दोनों का सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ वाई इज बेटर प्लेस एज द टोटल रिस्क इज लोअर और जनरेट्स ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। और आईसीआर मैंने निकाला, दोनों का सेम है। समझ में आ गई? यस। आगे बढ़े, क्वेश्चन 8 में आ जाओ। बस 2 ही क्वेश्चन और सर, बस 2। बने रहो सर प्लीज। वेरी इजी, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। इवन क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, अभी मैंने लास्ट वीक वाले फैक्टरिंग का रिवीजन वीडियो में उसको सेम क्वेश्चन कराया आपको।
फैक्टरिंग के रिवीजन वीडियो में सेम क्वेश्चन कराया, वो भी करा देंगे वापस। चलो आ जाओ। In the month of April, the current financial year, shares of PQR Limited were sold for rupees 1570 per share. A long-term earnings growth of 8% is anticipated. PQR paid dividend of rupees 25 per share. ये क्वेश्चन में दिया हुआ डिटेल, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब मेरा बात एक बार वापस देखो मेरे साथ। पेड डिविडेंड दिया है, ये क्या D0 है कि D1 है? ये D0 है कि D1 है? कमेंट करके बताना। तो कुछ कमेंट भी करो कमेंट बॉक्स में, सर हम सुन रहे हैं यहाँ पे, हमें अच्छा लग रहा है, क्या है फीडबैक भी दो। ये है सर D0, वाई बिकॉज इट हैज पेड डिविडेंड। ठीक है, ये भी ना एम्बिगुअस बोल सकते हो, इस क्वेश्चन को भी बोल सकते हो, मैं बताऊंगा हल्का सा। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विद द अर्निंग्स एट 8% इन परपेचुइटी। मतलब जी दे दिया 8%, रेट ऑफ रिटर्न बोलना मतलब आर बोला मान लो, तो आई क्या हुआ हमारा, रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस जी। तो D1 आ जाएगा D0 प्लस जो 25 में हम ग्रोथ रेट ऐड करेंगे, P0 दिया हुआ 1570, जी दिया हुआ 8%। आ गया पहला सब पार्ट डन। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट PQR विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन अर्निंग्स एंड शैल रिटेन 60% ऑफ द अर्निंग्स। एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो अर्न करेगा 10% ऑन रिटेन अर्निंग्स एंड शैल रिटेन 60% ऑफ द अर्निंग्स, मतलब 40% ऑफ द अर्निंग्स वो दे देगा, बांट देगा। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर शुड एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऑब्वियसली ग्रोथ रेट विल चेंज, ग्रोथ रेट चेंज होगा ना, कैसे होगा सब चीज अपने आपको बताएंगे। रेडी हो? यस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद से ट्राई कर लिया? हाँ कि ना में बोलो। हाँ सर हमने ट्राई किया है खुद से। पार्ट 2 में हमें डाउट हो रहा है कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी का चेंज करेंगे सॉल्व। हाँ कि ना बोला? हाँ सर। अब देखो कैसे करेंगे सम को। पार्ट 1 वॉज वेरी इजी, सीधा फॉर्मूला पुट के आगे इसमें माथा नहीं लगाते। आ जाओ। पार्ट 2 न्यू ग्रोथ रेट निकालना। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला अगेन क्या है, G इज इक्वल टू B इंटू आर विच इज नथिंग बट द रिटेंशन रेशियो इंटू योर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो न्यू ग्रोथ रेट आ गया 0.6 इंटू 0.10, देख लो। अरे सर क्या बोल रहे हो, देखो 0.6 इंटू 0.10, ईजी। ग्रोथ रेट आ गया 6% का। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ इट हैज बीन अज्यूम्ड, ये अजम्पशन लिया गया है। अब आपको ये अजम्पशन में आप तर्क नहीं कर सकते बेसिक कि सर ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया, क्या कर लोगे, तर्क करके कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई उपाय नहीं है, इसमें याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसा अजम्पशन लेता है ICAI इस टाइप के क्वेश्चन में। कहीं कहीं हल्का हमें याद रखना पड़ेगा, सॉरी बट मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो क्या? प्लीज़ बोलो ना, हाँ कि ना में बोलो। हाँ, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा अजम्पशन लेके इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब ये क्वेश्चन ईजी है, ये अजम्पशन के बाद ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। बोलना क्या चाह रहा है कि पहले भी रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% था, ये तुम मान लो। तो पहले जब अगर 10% था तो मेरा ग्रोथ रेट था 8%, तो मेरा टेंशन रेशियो क्या था मैं निकाल सकता हूँ, विच इज 20%, सॉरी 80%। और पे आउट रेशियो क्या है 20%। पे आउट रेशियो में से 1 माइनस पे आउट रेशियो करेंगे तो रिटेंशन रेशियो आएगा। तो उस लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रिटेंशन रेशियो अगर 80% था तो पे आउट रेशियो आएगा 1 माइनस रिटेंशन रेशियो विच इज 20%। डिविडेंड कितना आएगा 25 में, द पे आउट रेशियो वाज 20%। तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ था ना डिविडेंड 25 है जब पे आउट रेशियो 20 है, तो मेरा डिविडेंड कितना होगा जब 40% का पे आउट रेशियो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बोल रहा है 60% ऑफ द अर्निंग्स को रख रहा है तो 40% को पे आउट कर रहा है, तो आएगा ₹50 पर शेयर। डन। 25/20 कर लो इंटू 40% कर लो, ये आएगा D1। अब सर आप गुस्सा करोगे, सर ये अब D1 अब कैसे आ गया? अब ये D1 इसलिए आ गया बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज एक्सपेक्टेड दैट PQR विल रन इतना एंड रिटेन इतना, इसीलिए यहाँ पे आ गया सर D1। यहाँ पे क्वेश्चन ना क्लियरली पेड डिविडेंड करके D0 दे दिया था, और यहाँ पे बोल रहा है ये आगे जाके क्या होगा, इसलिए वो D1 कैलकुलेट करके आया। समझ में आ गया? यस, गुड। अब रिवाइज्ड के निकाल लोगे, 9.818% आएगा। अब तो इजी है, प्राइस दिया हुआ था, ये आपने निकाला, ग्रोथ रेट आपने ऊपर निकाला ही है 6% का। डन। डन है क्या क्वेश्चन? 9.18% इज योर आंसर। किस किस का आया फटाफट से कमेंट करके बोलो सर मेरा आया, शाबाश, गुड बॉय। आ जाओ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ योर RTP, लेट अस सॉल्व दिस। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम फैक्टरिंग। टोटल 4-5 क्वेश्चन है ICAI के पास फैक्टरिंग में। भाईचारा लोग उसको भी सेम ही देता है, फिगर भी सेम, अमाउंट भी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है ना? आ जाओ।
अ फर्म हैज अ टोटल सेल ऑफ ₹200 lakhs, 80% क्रेडिट में है, वेरी गुड। 2/40 नेट 120 का आपका टर्म्स है। आप ना फैक्टरिंग का मेरा वीडियो जरूर देखना, मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं उसमें, अलग अलग टाइप के वो भी, और पूरा कंसेप्ट पूरा चीज़ अच्छे से समझाया है, आपको बहुत 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 हेल्प होगा। और पूरा प्लेलिस्ट मेरे रिवीजन वीडियोस के ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक इसमें चैनल में दे दूंगा, आप उसमें चेकआउट कर लेना, या नॉर्मली जाके यूट्यूब में लिखोगे तो भी मिल जाएगा। ऑफ द टोटल 50% ऑफ द कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट, मतलब 50% डज नॉट अवेल डिस्काउंट, मतलब 120 डेज में देते हैं। ये क्या है, 2/40 नेट 120, अगेन आई विल रिपीट, इसका मतलब क्या, ये एक स्टाइल है कोटेशन देने का, डिनोट करने का, कि अगर तू 40 दिन में पेमेंट करेगा, एक सप्लायर बोल रहा है कस्टमर को कि भाई कस्टमर तुम अगर 40 दिन में पेमेंट करोगे तो मैं तुझे 2% का ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं तो तुझे 120 डेज में तो मुझे पैसे देने ही हैं। डन है। Past experience indicates that the bad debt losses are 1.5% of credit sales. Bad debt losses are 1.5% of credit sales. The firm spends about 240 per annum to administer its credit losses. हमेशा per annum पे फोकस करना, कभी भी ये per month हुआ तो इसको into 12 करके per annum करके आना है। These are avoidable, very good. He will charge commission of 2%. Who? The factor. He will pay an advance against receivables to the firm at an interest rate of 18% after withholding 10% as reserve. 10% रिजर्व रखेगा, 18% पे चार्ज करेगा। अब आप मेरे साथ इस क्वेश्चन भी समझो, फैक्टरिंग का कंसेप्ट भी समझते चलो। फैक्टरिंग का कंसेप्ट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली आपके लिए। फैक्टरिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर एक कंपनी है जिसने माल बेचा क्रेडिट पे कस्टमर्स को, तो उसके पास क्रेडिट पीरियड का तक का वेट करना पड़ेगा पैसे कस्टमर से लेने के लिए। आज एक कंपनी में फिगर बना के उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे थोड़ा क्विक जाऊंगा। हाँ, कंपनी है, मैं हम एक कंपनी है, मैंने आपको माल बेचा, आप मुझे पैसे कब दोगे सर? क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोगे, लेकिन मुझे तो आज ही पैसे चाहिए, बिकॉज मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे और कहीं खर्चे करने हैं, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, नए मॉडल्स में जाना है, नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, या एडवर्टीजमेंट करना है, कोई भी टाइप का मुझे यूज है पैसे के। मैं जाऊंगा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, विच कैन बी अ बैंक एंड एनबीएफसी और एनी अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फैक्टरिंग का काम करता है, उसको जाके बोलूंगा कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो आप उनसे आप ले लीजिएगा मेरे कस्टमर से पैसे, बट आप क्या प्लीज मुझे पैसे आज दे दोगे? तो वो बोलेगा हाँ मैं दे दूंगा, जो वो बोलता है हाँ दैट इज अ फैक्टर, वो कंपनी को बोल रहा है मैं दे दूंगा, बट अब कंपनी कितना लेके गया मेरे संग देखो। कंपनी बोला इतना मुझे आप पाना है कस्टमर से, आप दे दोगे? बोले हाँ मैं दे दूंगा, बट मैं 2% का कमीशन काटूंगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 10% का रिजर्व रखूंगा एज अ सेफ्टी मार्जिन, कि बाई चांस उसका पेमेंट नहीं आया, कुछ भी दिक्कत हो गया तो ये 10% इज रिफंडेबल, जनरली ये 10% रिफंडेबल रहता है, ठीक है। नेट बैलेंस आ गया। अब आप करोगे इंटरेस्ट माइनस, ये इंटरेस्ट की माइनस करेगा, बोल रहा है फैक्टर बोलेगा ये पैसे तो मैं तुझे आज दे दूंगा अगर, बट मुझे तो मिलेंगे कस्टमर से मान लो क्रेडिट पीरियड के बाद, विच इज ऑफ 80 डेज इन दिस क्वेश्चन, तो 80 दिन का मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट फोरगो कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं, तो वो भी मैं काट लूंगा, तो वो 80 दिन का भी यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट काट के अमाउंट पेड करेगा अप टू बाय द फैक्टर, जो कि इतना है। अब कैसे कलेक्शन पीरियड आएगा देखो, 120 डेज आपका था टोटल, 50% लोग अज्यूम ले रहे थे डिस्काउंट, 50% नहीं ले रहे थे, तो वो 80 डेज का आ गया क्रेडिट पीरियड। एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालने का तरीका है ये, ठीक है। रिसीवेबल्स बैलेंस कैसे आएगा, ये रिसीवेबल बैलेंस मैंने कैसे निकाला, 200 का टोटल सेल्स था, इंटू 80% का क्रेडिट सेल्स, इंटू 80/360 करोगे तो आएगा आपका रिसीवेबल बैलेंस। ये वाला टेबल बनेगा आपका ऑन द पीरियड बेसिस, 80 डेज 30 डेज बेसिस, मंथ बेसिस में, और जो नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बनाते हो ये हमेशा बनाना पर एनम बेसिस में। यही फॉर्मेट आईसीआई मोस्टली यूज किया है, एक आधा क्वेश्चन पेपर में इधर उधर किया है, बट उसको छोड़ दो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना है, आपको इसी में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आ गया रिसीवेबल बैलेंस, इसका 2% कमीशन है, इसी का 10% रिजर्व है, इजी। ये आ गया नेट बैलेंस, अब मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट इसी पे कैलकुलेट होगा, 18% पे होगा, 80 डेज के लिए होगा, ये आ गया आपका अमाउंट पेड बाय फैक्टर, दिस इज द इंटरेस्ट, इजी। अब आ जाओ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलता है, अब मेरी बात सुनो, कंपनी बना रहा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि भाई मुझे फैक्टर के पास जाना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज फैक्टर से मुझे नुकसान क्या है, मेरा कॉस्ट क्या है, बेसिकली दो कॉस्ट है, हमेशा दो कॉस्ट रहते हैं, एक है कमीशन का कॉस्ट, एक है ये इंटरेस्ट का कॉस्ट, एक है कमीशन का कॉस्ट, सेकेंड है इंटरेस्ट का कॉस्ट। ये कॉस्ट मेरा लग जाएगा, और मेरा बेनिफिट क्या है वो मुझे देखना होगा फैक्ट्री में जाके क्या है, मेरा बैड डेट बच गया भाई, अगर पैसा नहीं दिया कुछ भी हुआ तो फैक्टर समझेगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है,
सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, जो 2,40,000 का एडमिन कॉस्ट का सेविंग्स होगा, ये तो मेरा फायदा है, ये तो मेरा नुकसान है। नेट नेट भाई मैं जो घर में क्या लेके जा रहा हूँ मुझे वो कैलकुलेट करना है। अगर बेनिफिट इज more than the cost, then I will go with the factoring as a company. If the benefit is less than the cost, then I will not go with the factoring. I will wait for the customers to repay me directly, right? Now I have calculated the benefits. How have I calculated the benefits? Please look here. Savings in bad debts. Savings in bad debts is how it is calculated. 200 is the total credit sales. 80% आपका क्या है सर? क्रेडिट सेल्स। 200 इज द टोटल सेल्स, 80% क्रेडिट सेल्स है, इंटू 1.5% आपका बैड डेट है। इजी, ये आ गया। सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट आ गया 2,40,000, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, मैंने पुट किया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी। अब आ गया कमीशन कॉस्ट, जो ऊपर कैलकुलेट किया ना उसको आपको करना पर एनम बेसिस में। ऊपर किया था 80/360, यहाँ पे 360/80 कर देना, ये आ गया 3,20,000 का अच्छा फिगर भी आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अगेन सेम, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया उसको पूरा ईयर के लिए कर दो, तो आ गया आपका इतना का टोटल कॉस्ट। अब आप खुद देखो, टोटल कॉस्ट है 883,200, बेनिफिट है 4,80,000, क्या हो गया? नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ गया 4,03,200। मेरा कॉस्ट लग रहा है घर से मेरे रुपए जाएंगे 4,03,200 अगर मैं फैक्टरिंग पे चला गया तो। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालना था, क्वेश्चन में पूछा क्या था, बोला था इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाल, और दूसरा बोल रहा है कि बैंक फाइनेंस कर रहा है वर्किंग कैपिटल 12% पे, तो फैक्टरिंग करूँ कि नहीं करूँ। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालो, अगर वो ज़्यादा हुआ तो बैंक फाइनेंस में जाएंगे, अगर वो कम हुआ तो फैक्टरिंग में ही जाएंगे, पैसे तो चाहिए लेकिन। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में देख लो, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकाला मैंने, कि कितना मेरा कॉस्ट लगा, कितना मेरा कॉस्ट लगा डिवाइडेड बाय मुझे कितना पाना है, डिवाइडेड बाय मुझे कितना पाना है फैक्टर से। क्या क्या लिया मैंने, इधर देखो अगेन, 4,03,200 लिया, डिवाइड किया उसको अमाउंट टू बी पेड बाय द फैक्टर। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैलकुलेट किया है फॉर द ईयर, और ये आपने कैलकुलेट किया था सर फॉर 80 डेज। अब इसमें लॉजिक क्या बनता है आईसीआई का, कि बोल रहा है कि भाई मेरा 4,03,200 करके लगेगा हर 80 दिन में, बार बार 80 दिन में बार बार, लेकिन अमाउंट तो इतना ही रहेगा, हर 80 दिन में फैक्टर आके इतना देगा, हर 80 दिन में फैक्टर आके इतना देगा। तो फॉर दिस अमाउंट अल्टीमेटली मेरा क्या कॉस्ट लग रहा है, उसलिए मैंने उसको इससे डिवाइड किया और आ गया 13.42%। अभी 13.42% ज़्यादा है 12% से, तो मैं ऑब्वियसली बैंक फाइनेंस करूंगा और ये नहीं कराऊंगा। समझ गया? डन। यस, कंप्लीट किया हमने, क्या हमने कंप्लीट कर लिया हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आजा फटाफट कुछ थ्योरी क्वेश्चंस में, इजी इजी था थ्योरी क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करेंगे। कंटेम्पलेट द लिस्ट ऑफ फीचर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम विद द मोस्ट रिलेवेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। कैसे करोगे? इधर आओ, कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्या है बताओ सर, ये तो इजी है, इक्विटी। इसके करने के आपको आधा आधा नंबर दे देगा अगर एग्जाम में आ गया तो। इट एंटेल्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क व्हेन दे हैव टू बी रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। ये क्या डिवेंचर्स, क्या डिवेंचर्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क। सपोर्ट्स बिजनेस इन द रूटीन एक्टिविटीज, ये आपका वर्किंग कैपिटल लोन जैसा हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन, बैंक फाइनेंस, उस तरीके से बैंक फंडिंग, बैंक फाइनेंस जैसे भी आप बोलो, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज ऑप्शंस टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, क्या वो इंटरनेशनल फंडिंग। आपका चैप्टर नंबर 1 में इसका कंसेप्ट भी इंटरनेशनल फंडिंग देख लेना, थ्योरी पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस समटाइम्स इज लास्ट ऑप्शन फॉर स्टार्टअप्स हु डजंट क्वालिफाई फॉर बैंक फंडिंग, एंजल फाइनेंसिंग। इजी, कौन सा है सर? ये एंजल फाइनेंसिंग है, कर लोगे ये वाला खुद से, सॉरी हाँ, एंजल फाइनेंसिंग है, कर लोगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस समटाइम्स इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कंपनीज और फॉर द स्टार्टअप, अगर जिसको बैंक लोन नहीं मिलता, हु डज नॉट क्वालिफाई फॉर द बैंक फंडिंग, तो क्या करेगा? एंजल फाइनेंसिंग कराएगा, जो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, अच्छे कोई नोन गॉडफादर्स, उनसे पैसे लेगा और बिजनेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर टू कॉमनली यूज शॉर्ट टर्म सोर्सेज बट एज डिस्टिंक्ट फीचर्स। ऑब्वियसली यस, ऑन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट शो द डिफरेंस, निकालने के बोलना है आपको दोनों में, ट्रेड क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ट्रेड क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट में सर क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन निकालने बोला है। कैसे करोगे? ट्रेड क्रेडिट में आपको जो सप्लायर होता है वो आपको एडिशनल टाइम देता है, क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ, वो पॉइंट्स वाइज आपको लिखना है एग्जाम में बस। ट्रेड क्रेडिट में आपको सप्लायर एडिशनल टाइम देता है, मान लो 30 डेज 60 डेज टू गेट द पेमेंट डन। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी जो बैंक्स देते हैं मोस्टली फॉर द करंट अकाउंट होल्डर्स,
कि आप अपना करंट अकाउंट में अपने बैंक बैलेंस से बेसी एक सर्टेन लिमिट तक आप पैसे को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। ये बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ट्रेड क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, सप्लायर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। बैंक ओवरड्राफ्ट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करने पे बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको एग्जाम में फ्रेम करना है। देख लो एक बार आईसीआई के इधर भी सोल्यूशन, आईसीआई का सोल्यूशन दिखा दूं इसमें भी, आज फटाफट से देख लो, क्विकली दिखा देता हूँ। ये थ्योरी है इसका, मैंने आपके लिए सोल्यूशन लिखा नहीं, मतलब इसमें मैं आपको क्या करके दूंगा, है ना। देखो सेम चीज़ जो मैंने बोला, एक्सटेंडेड अलाउड बाय द सप्लायर्स, डिले पेमेंट के लिए, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट बैलेंस, एग्जैक्टली। ये ड्यूरेशन हाई, शॉर्ट ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है शॉर्ट टर्म में दोनों ही। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस तरीके से आपको लिखना है। बिजनेस की वॉल्यूम बढ़ाता है, ये आपको क्रेडिट लिमिट देता है, फिक्स लिमिट देता है, इस तरीके से। ट्रेड क्रेडिट में आपका एक और फायदा क्या है कि कम बेसी उसका अमाउंट करते सकते हो आप सप्लायर के संग। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एक बार जनरली फिक्स हो जाता है, ये भी आप डिफरेंस बोल सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसका आईसीआई सॉल्यूशन से समझा देंगे, ठीक है। फटाफट से देख लो मेरे संग। लास्ट क्वेश्चन है एफएम पोर्शन का। एबीसी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपीरियंसिंग रैपिड सेल्स ग्रोथ टू मीट द इंक्रीज डिमांड। मैंने क्या बोला था आपको, 45-50 मिनट कुछ हमें लगा था क्वेश्चन नंबर 1 का वो एमसीक्यू कराने में आपको बस, और बाकी पूरा मैंने आरटीपी एफएम का करा दिया आपको रिमेनिंग टाइम में, उसी उतना ही मिनट में। To meet the increased demand, the company has started maintaining higher inventory sales and offering more generous credit terms to customers. However, its cash reserves are depleting and it is facing difficulties in paying suppliers on time. As a financial analyst, apply your understanding on the scope of working capital management to analyze the trade-offs of the company is making between different components of working capital. ये कितना अलग अलग टाइप का ट्रेड ऑफ हो सकता है वर्किंग कैपिटल में, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, एडवांस, पेएबल्स, कैश में, उस सब तरीके से आपको करना है। अब देखो इसका आंसर किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ना जनरली पूछता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है। इधर देखो टेबल देखो कैसे बनाया, क्या क्या कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो तो डाल दिया। अब एडवांटेजेस क्या ऑफ हायर साइड, ये ज्यादा होने का क्या फायदा, ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, और एडवांटेजेस ऑफ लोअर साइड, इसका एडवांटेजेस ऑफ हायर साइड, एडवांटेजेस ऑफ लोअर साइड लिक्विडिटी, ये दोनों का आपको एडवांटेजेस और ट्रेड ऑफ इस तरीके से करना है। ये आप पढ़ लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। आप ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा कि इन्वेंट्री का हायर होने से, हायर इन्वेंट्री होने से क्या फ़ायदा है कि आपका स्टॉक आउट्स नहीं होगा कंपनी में, आपको फ़ायदा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी उससे बढ़ सकती है। बहुत सारे से उस तरीके से आपको पॉइंट्स सोच सोच के लिखने हैं, इसमें आप कुछ रट्टा मार के पढ़ के जाके कोई फ़ायदा नहीं, आपको जो लॉजिक है वो लगाना है। एक बार रीड किया हुआ रहेगा तो हेल्प हो जाता है, ठीक है। डन है क्या? यस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, एसएम पोर्शन स्टार्ट करें क्या सर? सर नहीं नहीं, एसएम पोर्शन आज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? एसएम पोर्शन हम आज नहीं करेंगे। अरे करना ही है, अगर आप बाई एनी चांस भी थक गए हो, ऐसा कुछ हो तो आप वीडियो पॉज कर लो, वापस कर सुन लेना एसएम के लिए। लेकिन आज इसी वीडियो में एसएम भी कंप्लीट कराऊंगा। एसएम में कुछ दिक्कत ही नहीं है, सारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 मिनट में एसएम खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म करा दूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे साथ में ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस पूछा है। जनरली आज तक उतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछ नहीं रहा एग्जाम में, बट इस आरटीपी में तो डायरेक्ट पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने भी फटाफट से उड़ा देंगे सिर्फ डिस्कस करके। क्वेश्चन रीड कराऊंगा और कुछ कराऊंगा नहीं एसएम में, ठीक है ना। आपको मालूम है सब बुक से पॉइंट्स लिखने हैं, आप लिख दोगे। ऐसे में आपको अगर रिवीजन का दरकार है ना तो ये आरटीपी से ज़्यादा अच्छा है, आप रिवीजन वीडियोस देखो, मैंने पूरा मैराथन बनाया है एसएम का, उसको आप चेकआउट ज़रूर करना। एक एक चीज़ मैंने बहुत डीपली उसमें समझाई है आपको, 10-12 घंटा का मैराथन है वो, एकदम फुल मज़ा आ जाएगा आपको वो पढ़ के, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एसएम का सीधा स्टार्ट करेंगे ऑप्शन पढ़ के। रॉयल पेन्स, अ सेंचुरी ओल्ड ब्रांड, began losing relevance as the market embraced modern digital writing tools. What external environmental factor caused the greatest disruption to Royal Pen's business model requiring? क्या हुआ था इन सब में से, ये आपको केस स्टडी देखना पड़ेगा, वरना ऐसे में बहुत बार क्या होता है ना, केस स्टडी बिना पढ़े भी आंसर बना सकते हो। और एक चीज़ और जो मैं हर बार बोलता हूँ, एफएम पोर्शन का एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज करने में अगर 20 मिनट भी लग गया तो घबराना नहीं। एसएम वाला ना आप 5 से 10 मिनट में कर दोगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, एक बार आता है तो आता है, याद आया तो मार्क किया, आगे बढ़ गया, ठीक है। तो घबराना नहीं, टोटल एमसीक्यूज है ना 30 नंबर का, तो टोटल में टाइम है ना 30 मिनट तक, तो वैसे सोचो।
अब इसमें से क्या प्रॉब्लम हुआ रॉयल पेन को भाई, ये रॉयल पेन को क्या प्रॉब्लम हुआ वो ढूंढना है, फटाफट से ढूंढ दो रॉयल पेन को क्या प्रॉब्लम हुआ। एज द वर्ल्ड प्रोग्रेस किया, डिजिटल इरा में गया, सुनामी ऑफ चैलेंजेस आ गया उसको, इमर्जिंग सब्स्टिट्यूट्स आ गए ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मिल गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, डन। इजी है ये तो, इजी है हाँ या ना, हाँ सर। After experiencing a decline in the market share due to emerging competitors, Royal Pens responded by launching Bluetooth-enabled styluses and limited edition pens. These actions were not pre-planned innovations but responses to market share. मतलब चिल्ला चिल्ला के आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, पहला हिंट रिस्पॉन्डेड, दूसरा हिंट, फिर रिस्पॉन्स, तीसरा हिंट, ये है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। सो इजी, बोल रहा है ऐसा हो गया अब मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है। आगे आ जाओ। To regain market share, Royal Pens launched limited edition designs and stylus pen targeting younger tech-driven customers. The strategic choice most closely reflects which of the following business level strategies? Limited edition designs and stylus pens लॉन्च किया है टेक ड्रिवन कस्टमर्स के लिए। कॉस्ट लीडरशिप ये नहीं होगा, मार्केट डेवलपमेंट ये नहीं होगा, डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली नहीं होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ये डन। आपको वो पढ़ने का ही दरकार नहीं है, बताओ क्या केस स्टडी। Despite facing legal disputes and financial decline, Royal Pen's workforce remained resilient and united. बहुत अच्छी बात है, क्या मतलब उनका शानदार इंटरनल क्या प्रोसेसेस है। Which aspect of the company played the most vital role in maintaining employee morale and committing due to turbulent times? Employee stock ownership obviously no, regular salary hikes नहीं, strong company culture, remote working conditions नहीं, strong company culture की वजह से आप अच्छा से मैनेज कर सकते हो, डिफिकल्ट टाइम्स भी आपका स्मूथली बीत जाता है। Royal Pens believed that the century-old reputation alone continued to appeal to the modern customers. This assumption formed the basis of its strategies. These assumption formed the basis of the strategies, which ultimately failed as market dynamics shifted. मार्केट डायनामिक शिफ्ट हो गया, लोगों को नए नए टाइप के मॉडर्नाइजेशन आ गए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया। जब हमने पढ़ा था, मैंने एक लाइन पढ़ा भी था केस स्टडी का, बस लास्ट क्वेश्चन पे हूँ। Which type of strategic control was lacking? Premise control. Why? Because assumption का बात दे दिया था क्वेश्चन क्वेश्चन में देखो assumption की बात दे दी थी ना यार, assumption तो खुद ही दे दिया, तो premise control ही होगा, बात खत्म। और एक पार्ट है क्या, नहीं क्वेश्चन 2, सॉरी क्वेश्चन 2। A beverage company's marketing team launches a company to boost social media engagement. Very good. The product unit enhances efficiency to cut costs, and HR department implements new training programs to improve employee productivity. The departmental initiatives are aligned with the company's overall growth level. What type of strategy there is? प्रोएक्टिव तो नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, कॉर्पोरेट ऑब्वियसली नहीं है। देखो ये लाइन से समझ में आएगा, ये लाइन देखो। These departmental initiatives, डिपार्टमेंटल मतलब फंक्शनल लेवल, डिपार्टमेंट मतलब फंक्शनल लेवल्स जो कंपनी में होते हैं, आर अलाइंड विद द कंपनीज ओवरऑल ग्रोथ गोल्स। ओवरऑल ग्रोथ गोल्स बनाया कॉर्पोरेट वगैरह ने, और यहाँ पे डिपार्टमेंट उसको काम कर रहा है, उसको अलाइन कर रहा है, तो वो हो गया फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट। स्ट्रेंथ थ्रेट दिख गया मुझे, तो हिंट ही में अपॉर्चुनिटी है, तो शॉर्ट ही होगा, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। अ हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटी स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर मोर ऑर्गेनिक ऑप्शंस in local eateries and show great interest in influencing food choices. However, a small local cafe whose loyal customer base prefers traditional food remains unaffected by the group's efforts. In terms of Mendelow's matrix, how should this stakeholder group be classified? इसको कहाँ क्लासीफाई करोगे? ग्रेट इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, तो ग्रेट इंटरेस्ट दिखाया तो हाई इंटरेस्ट हो गया। अनअफेक्टेड बाय द ग्रुप्स एफर्ट, वो अनअफेक्टेड है, मतलब उनका क्या है सर, पावर कम है, मतलब हाई इंटरेस्ट लो पावर। ये सी। समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैंने ये क्वेश्चन? यस। 5। अब मोबाइल फोन कंपनी ऑलरेडी हैज अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस इन इट्स होम कंट्री। टू ग्रो फर्दर इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग फोन्स by offering promotional discounts, ramping advertisements and partnering with local retailers. क्या कर रहा है सर ये? मार्केट पेनिट्रेशन कर रहा है ये। एग्जिस्टिंग फोन, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट बढ़ा रहा है, तो पेनिट्रेशन को वो इंक्रीज कर रहा है। डन। अ वेल एस्टैब्लिश्ड क्लोथिंग ब्रांड इज एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन हो रहा है उसको। ओ माय गॉड। इन रिस्पॉन्स कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी रिस्ट्रक्चर कर अपना ऑपरेशन को, कट कॉस्ट कर रहा है, टर्न अराउंड कर रहा है वो। नहीं, कट कॉस्ट देखते ही ना, कहाँ गया कट कॉस्ट, देखते ही ना आप कॉस्ट लीडरशिप मत कर देना।
बिकॉज आपको समझना होगा डिक्लाइन स्टेज में था, कट कॉस्ट कर रहा है, ऑपरेशनल चेंजेस कर रहा है, बिजनेस इंजीनियरिंग काइंड ऑफ कुछ कर रहा है, ताकि वो टर्न अराउंड कर सके, वो अपने आप को वापस खड़ा कर पाए। जहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया था क्लासेस के टाइम पे, स्पाइस जेट का, वोडाफोन आइडिया का, इस टाइप की कंपनीज है। इवन पीवीआर बोल सकते हो, वो भी आज क्या कर रहा है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी वो लोग अडॉप्ट करके रखे। समझ में आ गई? डन है क्या? हाँ डन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ जाओ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या चीज़ का है बोलो? अब इसमें ना 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, फटाफट खत्म होगा। देखो सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको और आंसर आप खुद कर लोगे। बेनिफिट्स पूछ रहा है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेनिफिट्स पूछ रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चिल्ला चिल्ला के चैप्टर 1 में 2 ही क्वेश्चन पूछता है। बेनिफिट्स लिमिटेशंस, हर साल एक क्वेश्चन बेनिफिट्स, एक क्वेश्चन लिमिटेशंस पूछ लेता है, ऐसा लगता है मुझे। तो 100% आपको वो पता होने चाहिए कि आपको प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना है, कॉर्पोरेट लेवल डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। आपको कॉस्टली मिस्टेक्स होने से बचाता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, कर लोगे ये? हाँ सर। मिशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जो सिग्निफिकेंस है, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, वो वाला जो क्वेश्चन था ना, याद आ गया? हाँ, हर बार आजकल बहुत पूछ रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्या पता एग्जाम में भी पूछ ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। वो इजी है, आप डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन पूछ रहा कर लोगे। चैप्टर 2 में आ जाओ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चैप्टर है, मेजर कैटेगरीज ऑफ सच एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पूछ रहा है। कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हुआ? व्हाट काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर हैज द नोवेल कंसीडर्ड फॉर स्पाइसिंग इट्स प्रोडक्ट? ये है डेमोग्राफिक्स का बात कर रहा है। देखो डेमोग्राफिक्स का बात कर रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हुआ, बाकी टेक्नोलॉजिकल, लीगल, जो पेस्टल वाले थे ना मोटा मोटी, उस तरीके से आपको सोचना है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हो सकते हैं। वैल्यू चेन में 2 है, प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज पूछा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, इस तरह की मार्केटिंग, वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में आ जाओ। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ईजी बना दिया है। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर कैटेगरीज बिजनेस टिपिकली इन सच सिचुएशंस। वो वाला मेंडलॉ वाला, ये पक्का मेंडलॉ वाला क्वेश्चन है। 4 टाइप ऑफ स्टेक होल्डर कैटेगरीज मतलब ही मेंडलॉ है। अभी हमने जो डिस्कस किया था एमसीक्यूज में, उस तरीके से ही हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो लिखना है। डन है। मैं एसएम में जानबूझ के बेसिक टाइम नहीं लगा रहा, बिकॉज इट्स कंप्लीटली थ्योरी। एक चीज़ को रिपीट करके कोई सेंस नहीं बनेगा, आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को रिलेट करना है, कहाँ से क्या पूछ रहा है, आपको बस याद आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत अगर हो सर, और डिटेल में कुछ चीज़ समझना हो, कोई टॉपिक जानना हो, कोई भी एफएम एसएम दोनों आपके सिलेबस में, कहीं पे भी आपको कोई भी एरिया में दिक्कत हो सर, आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट करो, मुझे नीचे दिए डिटेल्स में मेरा नंबर है, ये इसमें व्हाट्सएप करो, मैं आपके लिए उसको सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैंने ये बताया था, ये है आईपीसीसी। सी इंटरमीडिएट के पहले आईपीसीसी होता था, पता है क्या आपको? यस सर, आईपीसीसी है की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, मतलब इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, कस्टमर्स एंड चैनल्स, आईपीसीसी। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या है? जियोन बेवरेजेस का है, कुछ बात बोल रहा है, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, ये पूछा है बस। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है कि आप जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन में सेम पोजीशन में आप दूसरा इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई कर रहे हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि आप कंप्लीटली, जैसे टाटा, अडानी, अंबानी लोग कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करते रहते हैं कि कभी किसी इंडस्ट्री में सडनली दूसरे इंडस्ट्री में लोग आ गए। जैसे कोई भी कंपनी, टाटा, अडानी ग्रुप ले लो, हाई बहुत जोर शोर से अभी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करता है कंपनी। बिरला ग्रुप देख लो, आज के दिन में वो पेंट्स में भी एंटर कर गया, ओपस पेंट्स, वो बिरला का है। अल्ट्राटेक सीमेंट तो उनका था ही, ग्रासिम जो टेक्सटाइल्स की कंपनी है वो उनकी है, आदित्य बिरला फैशन उनका है, कुमार मंगलम बिरला सर का, सब कुछ समझ में आ गया। अभी ज्वेलरी का ब्रांच लॉन्च किया उन्होंने, इन इन इंडिग्निया ऐसा कुछ नाम से, मैं जस्ट नहीं भूल रहा हूँ। देयर आर सर्टेन कंडीशंस और इंडिकेटर्स विच टर्न अराउंड के लिए क्या जरूरी है? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे होंगे, वो वाला जो पॉइंट था ना, देयर आर सर्टेन कंडीशंस इंडिकेटर्स विच पॉइंट आउट दैट द टर्न अराउंड इज नीडेड। हाँ, टर्न अराउंड नीडेड क्यों पता चलेगा? क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा कैश फ्लो में नुकसान हो रहा है, कंपनी लॉसेस कर रही है, एट्रिशन हो रहा है, एम्प्लॉयज छोटे हैं, बहुत सारे उस टाइप के पॉइंट्स है, आपको याद आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन 15, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे पूछ रहा है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का जो पॉइंट्स बनता है ना,
चैप्टर नंबर 5 में वो वाला पॉइंट है, ये बना लोगे मुझे उम्मीद है। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, वो डेवलपिंग बजट्स उस तरीके से। समझ में आई? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बेसिक डीप डाइव नहीं कर रहा, मुझे मालूम है कर लोगे, एक बार रीड कर लेना, काम बन जाएगा। सो वी हैव डन सर, वी हैव completed our revision test paper discussion for September 25 in less than 2 hours with a comprehensive discussion for a financial management and a quick discussion for strategic management as well. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करना, जब भी वीडियो पसंद आए, अभी सुन लो तो अभी एक लाइक है, क्योंकि हमारी मेहनत का भी आपको थोड़ा सा प्रशंसा करनी चाहिए। सेकेंडली, ये वाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी जगह का वीडियो का दरकार होगा तो मुझे बताना, मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है। आप मेरे बाकी रिवीजन वीडियो इधर उधर चेकआउट कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep growing. This is Chandra Singhania signing off. All the best, guys. Bye.